Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter waves और टॉपिक बोले तो आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हैं आपके स्टेशनरी वेव्स वाले जो सेक्शन जो हम लोगों ने लास्ट दो लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स यहां पर हैं। लास्ट दो लेक्चर का हो या तीन लेक्चर का हो, ज्यादा से ज्यादा दो या तीन लेक्चर में जो प्रीवियस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसके न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे की सारे। और इसी के साथ में आज आपका वेव्स चैप्टर यहां पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर आ रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। हर एक क्वेश्चन पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या चीजें बन सकती हैं। तो देखो मैं हर बार एक काम करता हूं, ठीक है, काम ये करना है कि आप अपनी नोटबुक वोटबुक लेके बैठ जाओ। नोटबुक है ना कि स्लेट लेके बैठे हैं? स्लेट और पेंसिल, क्या बोलते हैं उसको, पेंसिल, हाँ वो लेके बैठे हैं। जो भी लेके बैठना है आपको, आप क्या कर सकते हैं, यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन के सामने से हटूंगा। सो इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट से क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन को पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन के अंदर में चार चार क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज 50 लग जाएगी इस हिसाब से यदि देखा जाएगा तो। ठीक है, 50 एक बार और पहले भी लग चुकी है हमारी, है ना, बहुत बार हम लोगों ने ऐसे ही कोशिश करी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा, हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, लेकिन मैं क्वेश्चंस को यहां पर बेटा एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हिंदी को समझिए, सुनिए क्या दिया गया है। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन में लिया गया है टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशंस हैं, दो आपके पास सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, बराबर है, मतलब कौन सी है, प्रगामी तरंगे दे रखी है, y1 इक्वल्स टू दिस एंड y2 इक्वल्स टू दिस। द वेव कंबाइंस टू फॉर्म स्टेशनरी वेव। इतनी इंग्लिश तो बेटा आप हिंदी कर सकते हो। ये जो वेव हैं ये कंबाइन हो रही हैं टू फॉर्म स्टेशनरी वेव और मिलके क्या बना रही हैं, स्टेशनरी वेव बना रही हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका किसके बेसिस पर, जहां पर हम लोगों ने स्टेशनरी वेव का डेरिवेशन देखा है उसके बेसिस पर ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। किस प्रकार से होगा, यहां पर क्या क्या पूछा गया, चलो देखो। एम्पलीट्यूड एट एंटी नोड, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड, लूप लेंथ और वेव वेलोसिटी, ये तीन चार पॉइंट यहां पर पूछे गए हैं आप लोगों से और आपको इनको यहां पर बताना है। तो स्टेशनरी वेव का किस प्रकार से चलता है पहले तो बताइए। तो आपने लिख दिया पहली इक्वेशन, y1 बराबर 2 साइन 2 पाई 100t माइनस एक्स अपॉन 60 और y2 बराबर 2 साइन 2 पाई 100t प्लस एक्स अपॉन 60। तो देखो ये दोनों वेव कैसी हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली वेव्स हैं। एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। हालांकि इसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। अब यहां पर देखिए जब आपके पास में ऐसी चीज आ जाती है तो अब आप जानते हैं कि इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं। डायरेक्टली आप इसका रिजल्ट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और यदि आप डायरेक्टली रिजल्ट के फॉर्मेट में लिखते हैं तो फिर आपको फायदा ही होगा। बोलो यस और नो। तो किस प्रकार से बनेगा ये, इनका जो रिजल्टेंट आएगा, लेट से मैंने मान लिया y, तो क्या आएगा, बोलो फटाफट से, क्या मैं लिखूंगा, 2a कॉस, एक काम करता हूं ऐसे लिखता हूं, 2a कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा और साइन 2 पाई एन टी। क्या इस फॉर्मेट में डायरेक्टली लिख दूं मैं, बोलो फटाफट से, इस फॉर्मेट में डायरेक्टली लिख दूं क्या, 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा और sin 2 पाई nt। जहां पर 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा वाला पूरा सेक्शन आपके पास में क्या कहलाता था, एम्पलीट्यूड वाला सेक्शन कहलाता था। यस, रिकॉल कर पा रहे हैं इन चीजों को या नहीं कर पा रहे हैं, यही देखो सबसे बड़ी ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यस और नो, क्लियर, ओके। सो यहां से यदि मैं देखता हूं तो आपके पास में इस इक्वेशन को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है y बराबर 2a, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो ये 2a बनता है, तो मैंने इसको लिख दिया 4 cos, अब परेशानी है 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा कहां से निकालूं, और साइन 2 पाई एनटी, साइन 2 पाई एनटी, तो साइन 2 पाई एनटी तो आपको डायरेक्टली देखने को मिल जा रहा है ना। अब लैम्बडा कहां से निकालोगे, तो बेटा लैम्बडा आपके पास में 2 साइन ए साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा वाले फॉर्मेट से।
तो लैम्बडा आपको डायरेक्टली 60 मिल रहा है, ठीक है। तो आपने लिख दिया 2 पाई x अपॉन 60 और साइन 2 पाई NT, मतलब ये वाला डेटा आ गया यहां पर 2 पाई 100t। बोलो यस और नो। ये डेटा आ चुका है। अब मैं यहां से आपसे पूछता हूं तो फ्रीक्वेंसी आप डायरेक्टली बता सकते हैं कितनी आएगी बेटा, 100 हर्ट्ज। पूछिए क्या, नहीं पूछिए, कोई मतलब नहीं है, नहीं पूछिए तो रहने दो, ठीक है। n बराबर 100 हर्ट्ज हो गया। अच्छा, अब एम्पलीट्यूड की यदि मैं बात करता हूं तो मैं कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। क्यों, पूछा क्या गया है, एम्पलीट्यूड एट एंटी नोड, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू यही वाली कंसीडर होगी, तो आपके पास में स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, मैंने सेंटीमीटर और मीटर को कुछ कंसीडर नहीं किया, उतना दिमाग आपको खुद से भी लगाना पड़ेगा कि सेंटीमीटर में डेटा है कि मीटर में डेटा है, नहीं तो पता लगा सीधे सीधे चलते जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो एम्पलीट्यूड एट एंटी नोड हो गया 4। आगे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड, नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस, तो वो कितनी होती है बेटा, वो तो आपकी लैम्बडा बाई 4 होती है। मतलब आप लिखोगे 60 डिवाइडेड बाई 4, मतलब आंसर आ जाएगा 15। और सेंटीमीटर है कि मीटर है, मैंने भी देखा नहीं। ओके, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी डेटा सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। दो काम हो गए। लूप लेंथ, सवाल है लूप लेंथ। लूप लेंथ क्या होती है बेटा, लूप लेंथ देखो, लूप कैसे बनेगा आपके पास में, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। लूप लेंथ, तो लूप लेंथ मतलब आपके पास में कुछ इस प्रकार से सिचुएशन होती है क्या, नोड नोड नोड, बीच में एंटी नोड एंटी नोड, तो मतलब आपको निकालना है लैम्बडा बाई 2, मतलब 60 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आंसर इज 30 सेंटीमीटर। लो, एक और सवाल हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, 3 निकाल दिए मैंने ना, एक और चीज बच गई है, वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी तो आप सीधा सीधा लिख देंगे, v बराबर n इंटू लैम्बडा, बराबर है n क्या है, फ्रीक्वेंसी जो आपके पास में 100 हर्ट्ज है, और इंटू लैम्बडा है 60 सेंटीमीटर है, इस बात को ध्यान रखना। और जब जनरली वेलोसिटी पूछी जाती है तो उसे मीटर पर सेकंड में लेते हैं, तो हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। क्यों, सेंटीमीटर को हटाओगे तो 100 चला जाएगा, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख दिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं इतनी छोटी सी बेसिक सी कैलकुलेशंस आप खुद से कर सकते हैं। यस और नो। सो मुझे बताओ, ये जो 4 सवाल जो यहां पर थे, चारों की चारों आपके सही हुए हैं या नहीं हुए। अपने आप को मार्किंग देते चलो बेटा, अपने आप को नंबर दो, सेल्फ इवैल्यूएशन को सीखो, सेल्फ इवैल्यूएट करो अपने आप को कि आप कितने पानी में हैं या नहीं है, कि पता लगा कि ऊपर ही ऊपर तैर रहे हैं, कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ नहीं था बोलो इस सवाल में। लेकिन यही सवाल जब डायरेक्टली एग्जाम में आ जाएगा तो क्या होगा, तोते उड़े हुए होंगे, पता नहीं कैसे करें इस सवाल को, सर y1 प्लस y2 लगाएंगे फिर हम लोग निकालेंगे। अरे भैया डायरेक्टली रिजल्टेंट को याद रखो, यस और नो। अरे श्योर हैं या नहीं है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जैसा कि मैंने बोला था, मैं साइड में हट गया हूं एक बार के लिए। लो भैया, स्क्रीन पे आ गया सवाल, फटाफट से इसको सॉल्व कर दो। सवाल में क्या बोला गया है देखो, द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इज गिवन बाई y इज इक्वल्स टू दिस, और ये डेटा मीटर में है। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ आइदर वेव इंटरफेरिंग, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी ऑफ इंटरफेरिंग वेव्स। ध्यान रखना यहां पर क्या बोला गया है, इंटरफेरिंग वेव। सवाल की लैंग्वेज को पढ़िए, इंग्लिश मीडियम सवाल होना आना चाहिए, हिंदी मीडियम सवाल को सुनिए। क्या है, स्टैंडिंग वेव मतलब अप्रगामी तरंग की समीकरण आपको दी गई है, और क्या पूछा गया, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ, आयाम बताना है, वेव इंटरफेरिंग मतलब जो दो वेव्स इंटरफेयर करके स्टेशनरी वेव बना रही हैं, उसमें किसी भी एक का बता दो, क्योंकि दोनों का सेम होने वाला है। क्योंकि स्टेशनरी वेव की कंडीशन ही क्या है, दो आइडेंटिकल वेव जिनका एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सेम होती हैं, किसी पॉइंट पर आकर मिलती हैं, इंटरफेयर करती हैं, सुपरपोजिशन होता है और रिजल्टेंट वेव स्टेशनरी वेव बनती है। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है। सवाल इतना भी मतलब देखो, सवाल वैसे हलवा सवाल है, लेकिन सचेत रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा आप लोगों को। क्या है, किसी भी एक वेव का, तो इंटरफेरिंग वेव्स के लिए देखो, अब यहां पर जो भी आया होगा, बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यार y बराबर 2a cos
2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा और साइन 2 पाई एन टी। बोलो सही है या गलत है? इससे कंपेयर कर लेते हैं। इससे कंपेयर करता हूं तो y बराबर, देखो y बराबर क्यों लिख रहा हूं मैं यहां पर देखूंगा तो 2a की वैल्यू मिलेगी मुझे 0.02, मतलब आपको a की वैल्यू मिलेगी 0.01। ये आपका इंटरफेरिंग वेव का क्या हो गया? एम्पलीट्यूड हो गया। कई लोग सोच रहे होंगे सर इतने सिंपल सवाल आते हैं क्या? यस बेटा, ऐसे ही सवाल रहते हैं, सिंपल सिंपल से रहते हैं, लैंग्वेज में परेशानी होती है। देखो एक बात को समझिए, मेडिकल एंट्रेंस में आपको फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 45 में से 35 क्वेश्चन, मिनिमम टू मिनिमम 35 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो डायरेक्ट होंगे, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे। सोचो ना, इस सवाल को पढ़ना, मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं दिए, एग्जामिनर आपको 4 ऑप्शंस भी देगा, तो भैया उस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ऑप्शंस को पढ़ने में टाइम तो जाएगा और फिर उसको सॉल्व भी करना है। तो भाई आइडियली हम लोग मान के चल रहे हैं कि 1 मिनट में एक सवाल हो जाना चाहिए हमारे पास में, तो सवाल का लेवल वही रहेगा। हाँ, कुछ एक सवाल रहेंगे भाई, वो 10 सवाल दिए तो हैं एग्जामिनर को कि उसमें आपको टेस्ट कर ले कि भाई कौन टॉपर बनेगा और कौन एम्स दिल्ली में जाएगा और कौन किसी प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करेगा। तो वो डिफरेंशिएट कहां से होगा? फिजिक्स में आए हुए वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही डिसाइड करेंगे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। बात समझ में आ रही है? यस और नो? चलो, सो ये हो गया बात। आगे बढ़ते हैं, अगला कंपैरिजन करते हैं। देखो यहां पर तो मेरे को एक बात पता लग गई, एम्पलीट्यूड वाला हिस्सा खत्म। अगला देखते हैं, तो देखो मेरे पास में क्या दिया गया है, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा बराबर है पाई इंटू एक्स से। बोलो यस और नो? तो पाई से पाई कैंसल, एक्स से एक्स कैंसल, तो बेटा लैम्बडा का आंसर आ गया 2 मीटर। खत्म भाई। 2 बाई लैम्बडा बराबर 1, ऐसा तो नहीं है किसी ने काट के 0 कर दिया। 2 बाई लैम्बडा बराबर 1, तो लैम्बडा बराबर आपके पास में 2 मीटर आ गया। अब अगला क्या चाहिए बेटा आपको? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं हम लोग, क्यों? फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड निकालना आसान हो जाएगा। बोलो आगे क्या करूंगा? 2 पाई एन टी बराबर 100 पाई टी। बोलो यस और नो? सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। काटो यहां पर, क्या कटेगा? टी से टी कटेगा और पाई से पाई कटेगा, तो बेटा आपके पास में 2n बराबर 100 मिलेगा। सो इसका अर्थ यह होता है कि n का आंसर 50 हर्ट्ज हो जाएगा। तो आपने पहले फ्रीक्वेंसी निकाल ली, ठीक है। एक सवाल में देखो पिछले एक सवाल के अंदर में 4 सवाल थे, इस एक सवाल में 5 सवाल है। वैसे दूसरा चल रहा है, लेकिन आप देखोगे तो कितने सवाल हो गए? 4 5 6 7 सवाल कर लिए हम लोगों ने। टाइम पीरियड, बोलो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? फटाफट से बोल दो, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? तो टाइम पीरियड होता है 1 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 50। सो आंसर विल बी व्हाट? 0.02 सेकेंड। ये 1/50 का डेटा याद रखना। बहुत बार जल्दबाजी में हम लोग 0.2 लिख जाते हैं और एग्जामिनर इस बात को जानता है कि बहुत सारे मेडिकल वाले बच्चे पॉइंट के डिवीजन में गलती करते हैं, मतलब करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? बोलो। और अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में बहुत बार ये वाला डेटा आएगा, ठीक है, जहां 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आएगी और 0.02 सेकंड का टाइम पीरियड आएगा। बहुत सवाल देखेंगे हम लोग। बोलो टाइम पीरियड खत्म हो गया। देखो क्या क्या निकाल लिया? एम्पलीट्यूड फिनिश, वेवलेंथ फिनिश, टाइम पीरियड फिनिश, फ्रीक्वेंसी फिनिश। अब क्या बच गया? वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी में क्या दिक्कत है? बोलो बोलो भाई। v बराबर एन लैम्बडा। चलो मैं अगले पेज पे कर लेता हूं। v बराबर एन इंटू लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी आई थी 50 और लैम्बडा मेरे पास 2 आया था। इसका मतलब 100 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। बोलो सही है क्या? कहां परेशानी हुई इस सवाल में? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। सो आइडियली हम लोग 9 सवाल कर चुके हैं और वैसे हमारे 2 ही सवाल हुए हैं। चलो इंग्लिश मीडियम फटाफट से करो इस सवाल को। लो भाई हट गया सामने से, कर पाएंगे क्या? करो। देखो एक जैसे सवाल, देखो एक बात को समझिए। बहुत सारे बच्चे बोलते सर एक जैसे सवाल, एक जैसे सवाल, एक जैसे ही यही सवाल पूछे जाने वाले हैं, कोई हाई फंडू सवाल नहीं आएगा। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, सवाल को करो। द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज गिवन बाय दिस। Find the distance between successive nodes and antinodes. Find the amplitude at 20 centimeter from one end.
हियर x एंड y आर इन SI यूनिट, मतलब मीटर में दिया गया है डेटा। तो कैसे करेंगे बोलो फटाफट से। तो देखो मैं हमेशा एक ही बात बोलूंगा आपको कि आप पहले स्टेशनरी वेव की इक्वेशन लिख लो, y बराबर 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा साइन 2 पाई एन टी। यदि आप सोच रहे हैं कि आप फॉर्मूलों को रटोगे और याद करोगे तो ऐसा नहीं होने वाला है कुछ भी। आप जितनी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे उतने फॉर्मूले आपको याद होंगे। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों को मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किया। क्वेश्चन सुनिए क्या है कि स्टेशनरी वेव अप्रगामी तरंग की समीकरण दी गई है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड्स एंड एंटी नोड्स। जो दो आजू बाजू वाले नोड्स हैं, एक को प्रस्पंद बोलते हैं और एक को विस्पंद बोलते हैं। मुझे भी एग्जैक्टली याद, सॉरी, निस्पंद और प्रस्पंद है ना, नोड और एंटी नोड, वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक होता है देखो प्रस्पंद, निस्पंद और विस्पंद। विस्पंद मतलब तो बीट्स हो गया, और प्रस्पंद और निस्पंद मुझे भी याद नहीं आता है, नोड और एंटी नोड में होता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले सोच रहे होंगे सर ये कैसे भयानक भयानक से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको उनके बीच की दूरी निकालनी है, प्रस्पंदों और निस्पंदों के बीच की दूरी, और आपको एम्पलीट्यूड बताना है एक सिरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलो सवाल को प्रोड्यूस स्टार्ट करो। कैसे करेंगे? अब देखो यहां पे जो जो चीजें आप निकाल सकते हो वो तो पहले निकाल लो, और क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है उसको देखो। सबसे पहले यहां पर आपको यदि डिस्टेंस बिटवीन नोड्स और एंटी नोड्स निकालनी है, मतलब आपको कंपलसरी वेवलेंथ तो निकालनी पड़ेगी। तो भैया आपने वेवलेंथ निकालना है तो आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा बराबर 2 पाई एक्स। तो यहां से मेरे को लैम्बडा का आंसर आ गया 1 मीटर। बोलो सही है क्या? कितना आसान सा सवाल है, यस और नो। अब दो नोड्स या दो एंटी नोड्स, तो भैया उनके बीच की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड एंटी नोड, यस और नो। दो नोड्स के बीच की दूरी और दो एंटी नोड्स के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज सेम एंड इट इज गिवन बाय व्हाट, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा बेटा, लैम्बडा बाई 2, मतलब 1/2 मीटर, मतलब 0.5 मीटर। हो सकता है कि एग्जामिनर बाद में आंसर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दे दे, तो आधा मीटर मतलब कितना हो गया भाई, आधा मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, यस और नो। अब सवाल पूछा गया है कि आपको बताना है एम्पलीट्यूड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब यह है कि आपको x की जगह 20 सेंटीमीटर लिखना है, और मैं मोर प्रिसाइजली बोलूं तो आपको ऐसा यूनिट में होने के कारण 0.2 लिखना है, यस और नो। तो भैया आप बताओ एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेशनरी वेव का जो पूरा एम्पलीट्यूड होता है वो ये वाला हिस्सा होता है, नहीं तो गड़बड़ी कर दोगे, पता लगा किसी ने सब पूरा ही लिख दिया यहां पे, ठीक है। ओके, तो मैं लिखूंगा 2a cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। वास्तविकता तो यह है कि मुझे उस इक्वेशन को लिखना चाहिए था, मतलब 0.05 cos 2 पाई और x कितना दे रखा है बेटा, यहां पर x की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो जाएगा, अरे बोलो 0.2, तो आपने लिख दिया 0.2। आगे बढ़ जाओ, तो ये आएगा 0.05 इंटू कॉस। अब देखो पाई का मतलब यहां पर कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। तो 180 इंटू 4 करो, कितना आ गया, 18 36 36 72। तो आंसर विल बी 72 डिग्री, क्योंकि पॉइंट से एक जीरो कट जाएगी, तो कॉस 72 डिग्री। अब मैं आंसर को यहां पर छोड़ रहा हूं, क्योंकि यदि एग्जामिनर आपसे इसको निकलवाना चाहता है तो एग्जामिनर आपको डेटा देगा आगे। कॉस 72 डिग्री की वैल्यू आपको वैसे भी याद हो सकती है, नहीं भी हो सकती है ना, और नहीं होगी क्यों, हमारे पास में जो स्टैंडर्ड जो एंगल होते हैं उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री, यही 7 एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यू स्टैंडर्ड याद होती है। अब इसकी याद नहीं होगी हम लोगों को, ठीक है। अब वो cos 72 की वैल्यू देने के बजाय एग्जामिनर क्या करेगा, कोशिश करेगा कि आपको किसकी वैल्यू दे, cos 18 की दे।
तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, या साइन 18 की दे, जैसा भी देना है वो दे सकता है, यस और नो, वहां से आप निकाल पाओगे, तो थोड़ा सा वो देखना पड़ता है, ठीक है। चलो, सो अब जो भी आंसर आएगा वो 0.05 से छोटा होगा, इतना समझ लीजिए। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज cos थीटा इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 90, मतलब ये वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, और cos जीरो की वैल्यू 1 होती है। ध्यान रखना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कई लोगों को नहीं समझ में आएगा मैंने क्या बोला। मैंने बोला भैया देखो, क्या cos जीरो की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0, मतलब 1 से लेकर के 0 के बीच का ये नंबर है, और यदि 1 से लेकर के 0 के बीच का ये नंबर है, मतलब आंसर जो भी आएगा वो 0.05 से छोटा होगा। क्यों? मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 से छोटे नंबर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर और भी छोटा हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? बोलो ठीक है। चलो, तो हमारे पास टोटल कितने सवाल हो गए? वैसे देखा जाए 5 4 5 9 और 3 12 सवाल हो चुके हैं। आगे बढ़ जाओ इस वाले सवाल पर, ठीक है। साइड जैसे देना था वैसे मैं दे रहा हूं, लो भाई करो यहां से फटाफट से। नाउ ये सवाल है, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग अ यूनिफॉर्म मेटल वायर व्हेन इट इज अंडर अ टेंशन ऑफ 1000 ग्राम वेट is 68 meter per second. Okay, if the density of the metal is 7900 kilogram per meter cube, find the area of cross section of the wire. ठीक है, ऐसे सवाल हो सकते हैं जो आपको पूछे जाएंगे। तो भैया बताओ क्या करना है। बेसिकली स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव अलोंग अ यूनिफॉर्म वेक्टर वायर, तो पहले तो आपको स्पीड का फॉर्मूला याद आना चाहिए, और वो क्या होता है? v बराबर अंडर द रूट ऑफ t डिवाइडेड बाई म्यू। हिंदी मीडियम पूछा क्या गया है, एक यूनिफॉर्म मेटल की वायर है जिसमें टेंशन दे रखी है 1000 ग्राम वेट, ग्राम भार, और उस पर जो वेव चल रही है उसकी स्पीड है 68 मीटर पर सेकेंड, वायर की मेटल की डेंसिटी दे रखी है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? तो v बराबर अंडर द रूट ऑफ t बाई म्यू होता है, t इज द टेंशन एंड म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ। अब क्या करें? अब देखो मास पर यूनिट लेंथ, और यहां पर क्या दे रखा है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब डेंसिटी दे रखी है। इस बात को समझिए, गलती मत कर देना सीधा सीधा उठा के म्यू की वैल्यू पता लगा 7900 रख दिया आप लोगों ने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भैया हम देखो, म्यू का मतलब होता है आपका मास पर यूनिट लेंथ। मैं मान लिया कैपिटल एम इज द मास ऑफ द वायर एंड एल इज द लेंथ, ठीक है। तो मास को कैसे लिखूंगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन लेंथ, ठीक है। ये करवाया हुआ है ड्यूरिंग द लेक्चर ऑल्सो। सो म्यू बराबर इसको क्या लिखा जा सकता है? रो वॉल्यूम को लिखा जा सकता है एरिया इंटू लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल, मतलब रो इंटू ए। तो शायद मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया होगा, या आप में से कई लोगों को ये फॉर्मूला याद हो चुका होगा, और जिनको नहीं है याद वो समझ लीजिए, इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करके मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव बराबर टी अपॉन रो इंटू ए, ठीक है। याद रख लेना भैया इस फॉर्मूले को भी। हो सकता है देखो आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले जो बनते जा रहे हैं उनको भी आपको एक बार दिमाग में रखना ही चाहिए, ताकि आप सीधे सीधे फास्ट कर पाओ, औरों से थोड़ा सा आगे रहो, ठीक है। अब आपको क्या पूछा गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो मैं स्क्वायर कर देता हूं, तो वी स्क्वायर बराबर आएगा टी डिवाइडेड बाई रो इंटू ए। तो बेटा एरिया का आंसर आएगा कितना? टी डिवाइडेड बाई रो इंटू वी स्क्वायर। बोलो सही है क्या? चलो, सो आगे बढ़ा दो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर टेंशन, टेंशन क्या दे रखी है आपको? 1000 ग्राम वेट। तो भैया देखो इसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करो, तो ये आ जाएगा 1 किलोग्राम वेट, और 1 किलोग्राम वेट इंटू 9.8 रख लेता हूं मैं अभी के लिए। भाई न्यूटन में होना चाहिए डेटा, भाई टेंशन किस में होनी चाहिए? न्यूटन में। तो ये मास दिया है ना, ये क्या है? टेंशन को इस प्रकार से जब देते तो हम लोग जी का मल्टीप्लाई करते, याद रखना। जब भी किलोग्राम वेट दिया हो तो सीधा 9.8 का मल्टीप्लाई कर दो, या जी का 10 का कर दो, या फिर ग्राम वेट दिया है तो पहले उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड। भाई यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? तो 1000 से डिवाइड किया तो ये 1 किलोग्राम वेट हो गया, और इंटू 9.8, तो ये लिख दिया मैंने। रो इज द डेंसिटी जो कि है आपके पास में 7900, इंटू वी इज द स्पीड, और वो कितनी दे रखी है? 68, मतलब आपको 68 का बेटा क्या करना है? स्क्वायर। और जब आप इस डेटा को सॉल्व करोगे तो आपको अच्छा खासा एक आंसर मिलने लगेगा, ठीक है। अब मैं यहां पे इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। ये है मेरे पास में
0.2683 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, खुद से सॉल्व करना बेटा, आंसर को खुद से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब कई लोग सॉरी मीटर स्क्वायर, हाँ सही है। आप जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलना चाहिए 0.2683 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आपको मिलेगा, -6 को गायब करके मिलीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट के कन्वर्जन है, नथिंग एल्स। सबको आने ही चाहिए बेटा, जिनको नहीं आते हैं एक बार फिर से कन्वर्जन वाला लेक्चर देखो। टू रिमूव, मल्टीप्लाई, टू पुट, डिवाइड, मैंने सिंपल सा रूल बताया आपको। टू रिमूव, मल्टीप्लाई, टू पुट, डिवाइड, टू रिमूव, मल्टीप्लाई, टू पुट, डिवाइड। क्लियर? ओके, श्योर हैं? चलो आगे बढ़ो। और ये कैलकुलेशन जब आप खुद से करोगे, खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। कई लोग बोलेंगे सर इसमें तो बहुत टाइम जाएगा। हाँ तो टाइम जाएगा, टाइम दोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। आगे आ जाओ। अ ट्रांसवर्स वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग 0.7 मीटर लॉन्ग एंड फिक्स्ड एट इट्स एंड। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव व्हेन इट वाइब्रेट्स इन एमिटिंग सेकंड ओवर टोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज। नाउ क्या बोला गया है, एक ट्रांसवर्स वेव है जिसको हम लोगों ने 0.7 मीटर लंबी रस्सी पर क्या किया है, प्रोड्यूस किया है, जिसके दोनों सिरे क्या है, फिक्स है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव व्हेन इट वाइब्रेट्स इन एमिटिंग सेकंड ओवर टोन है और स्ट्रिंग है। मैं इसलिए सब मोड्स ऑफ वाइब्रेशन करवाया था आपको। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसका मतलब ये हो गया कि भैया यहां पर आपके पास में इस स्ट्रिंग के ऊपर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन कब बनेगा, जब आपके पास में यहां पर 3 लूप बन जाएंगे। यस और नो? बिल्कुल सही है, यस और नो। अब इस केस में आपसे क्या पूछी गई है, वेलोसिटी पूछी गई है। तो वेलोसिटी तो आप सीधा सीधा लिख देते सर, v बराबर n इंटू लैम्बडा, है ना। n क्या है, फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ। अब यहां पर ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, या तो आपको सब कुछ याद हो या फिर करके देखो। तो भैया देखो, ये है आपका L, ये है आपका L, और यहां से लेकर के यहां तक का लैम्बडा बाई 2, बोलो सही है। तो आप लिखोगे 3 लैम्बडा बाई 2 बराबर L, तो लैम्बडा बराबर तो आ गया 2L/3। तो आपका V का आंसर थोड़ा सा आसान हो गया, N इंटू 2L/3। बोलो यस और नो? अरे हुआ या नहीं हुआ? बस अब क्या है, फ्रीक्वेंसी आपको डायरेक्टली दे ही रखी है, क्योंकि देखो उन्होंने क्या बोला है, जब सेकंड ओवरटोन में है तो उस समय फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है। आप रिकॉल करेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिला होगा, n बराबर 3v/2l। बोलो यस और नो? v/2l इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, v/2l फॉर स्ट्रिंग इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फिर 2v/2l, फिर 3v/2l, फिर 4v/2l एंड सो ऑन। तो डायरेक्टली भी आप कर सकते थे यहां से। क्लियर? ओके, तो वही मैंने यहां पर आपको डाल के दिखाया है। अब इसको आपको सॉल्व करना है फटाफट। कितने लोगों का सही हो रहा था ये? v बराबर n इज द 300 इंटू 2 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई 3। तो v का आंसर आ रहा है, देखो 3 से काटोगे 100, 100 से एक जीरो खत्म, पॉइंट खत्म, 10 7 70 दूना 140। बोलो 140 मीटर पर सेकंड मेरा आंसर आया है। आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए, कहीं मैं जल्दबाजी में कुछ वैसे तो लिखा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार चेक जरूर करना, है ना। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया? स्ट्रिंग का ये सवाल था। इज इट क्लियर टू यू? अरे यस और नो? मैं बोला ठीक है। आगे आ जाओ अगले सवाल पे। सवाल आ गया ना? हाँ। A wire 1 meter long weighing 2 gram will be in resonance with a frequency of 300 hertz. Find tension on the stretching wire. क्या सवाल है? सवाल बोला गया है कि 1 मीटर लंबी रस्सी जिसका वजन 2 ग्राम है, रेजोनेंस में है किसके साथ में? 300 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो आपको बतानी है स्ट्रेचिंग वायर में टेंशन कितनी होगी। तो कैसे करें? अब देखो यहां पर कुछ बोला नहीं गया है कि ओवरटोन बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो आपको यह मान के चलना है कि भैया ये है आपकी किस वाली सिचुएशन में, इट इज इन द सिचुएशन ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी n बराबर व्हाट, n बराबर अभी मैंने बताया था v/2l, और v आपका होता है कितना, अंडर द रूट ऑफ t डिवाइडेड बाई म्यू।
तो n बराबर, अब देखो कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको डायरेक्टली याद होगा 1/2l अंडर द रूट ऑफ t बाई म्यू इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। बोलो सारा डेटा गिवन है या नहीं गिवन है, पहले तो इसको देखो। और पूछा क्या है, पूछा क्या गया है आपसे, टेंशन। तो स्क्वायर करो तो आपके पास में क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर, ये पूरा डेटा इधर चला जाएगा तो 4n स्क्वायर एल स्क्वायर म्यू, दिस इज द टेंशन। और स्क्वायर को काटो यहां से, टी बराबर आएगा 4n स्क्वायर एल स्क्वायर म्यू। तो भैया टी बराबर 4n स्क्वायर एल स्क्वायर म्यू को लिखिए। बोलो कैसे लिखेंगे, टी बराबर 4 इंटू एन क्या है फ्रीक्वेंसी, तो आपने लिख दिया 300 इंटू 300, एल क्या है लेंथ, अरे एल क्या है लेंथ ना, तो आप लेंथ कितनी दे रखी है 1 मीटर, तो आपने लिख दिया 1 का स्क्वायर इंटू म्यू क्या है मास पर यूनिट लेंथ, तो बेटा 2 ग्राम और लेंथ 1 मीटर ही दे रखी है, तो ये एक फायदा हो गया आपको। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 1। बोलो सही है क्या, ओके। तो कैंसलेशन वगैरह करो और सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, जब करूंगा देखो 1 2 और 3 जीरो इससे कट जाएंगी, ओके। तो t बराबर आएगा कितना, 4 तिया 12, 12 24, 12 ती 36, 36 दुना 72 और 1 जीरो ये बच गई, तो 720 न्यूटन इज माई आंसर। नाउ यू क्रॉस चेक इट एंड टेल मी वेदर आई एम करेक्ट और नॉट। बोलो सही है क्या, सिंपल सवाल था। ये सवाल है ऐसी घुमा फिरा के, घुमा घुमा के सवाल पूछने वाले हैं और कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल मत डरिए, आराम से करिए, अपने अंदर से फिजिक्स का डर निकालिए। जब तक आप अपने अंदर से फिजिक्स का डर नहीं निकालेंगे तब तक आपसे सवाल नहीं होने वाले। एकदम सिंपल सवाल होते हैं, बस रिकॉल करना होता है। अब मैं बताऊं, मैंने आपको ये फॉर्मूला बोला, ये फॉर्मूला बोला और इससे ये फॉर्मूला बोला। अब कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद होगा, होगा या नहीं होगा। हाँ, अब मैंने आपको बताया हुआ है कि भैया मैं म्यू यूज कर रहा हूं, लेकिन मोस्टली कई बार आप बुक्स के अंदर देखोगे तो स्मॉल एम को मास पर यूनिट लेंथ मान लेते हैं और कैपिटल एम को मास मानते हैं। तो वो तो एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन वाला फंडा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लो भाई, आपके पास में एक और सवाल आ चुका है। अ यूनिफॉर्म वायर under tension is fixed at its ends if the ratio of tension in the wire to the square of its length is 360 Dian per centimeter square and fundamental frequency of vibration of wires is 300 Hz, find its linear density। सवाल को पढ़िए और बताइए गिवन डेटा आखिर है क्या, कौन सा डेटा आपको गिवन है 360 Dian per centimeter square वाला। तो आप जरा ध्यान से पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म वायर अंडर टेंशन, एक यूनिफॉर्म वायर है जिसमें टेंशन है और उसके दोनों सिरों पर फिक्स है। The ratio of tension in the wire to the square of its length, मतलब टेंशन अपॉन लेंथ का स्क्वायर गिवन है 360 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है 360 डायन को न्यूटन में बदलिए, 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डायन, तो मतलब आएगा 10 टू द पावर -5 अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में मतलब 10 टू द पावर -4। तो इसका मतलब आंसर इज 36। क्या है बेटा, टी बाई एल स्क्वायर का आंसर 36 आपको दिया गया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्मेट में। चलो एक डेटा मैंने निकाल लिया। अब यहां पर देखिए प्रॉब्लम में क्या दिया गया और क्या पूछा गया है। जब तक आप इन चीजों को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आपसे सवाल नहीं होने वाले हैं। तो सवाल कौन सा, फॉर्मूला कौन सा लगाएं, लीनियर डेंसिटी चाहिए, मतलब मास पर यूनिट लेंथ चाहिए, मैं मतलब ठीक है। तो हम लोगों को और क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है इन फंडामेंटल, तो हम लोग लगाएंगे n बराबर, अभी देखा था मैंने 1/12 अंडर द रूट ऑफ t बाई म्यू। बोलो सही है क्या, चलो स्क्वायर कर देता हूं, तो n स्क्वायर बराबर 1/4l स्क्वायर t बाई म्यू। बोलो सही है क्या। आपसे क्या पूछा गया है बेटा, म्यू पूछा गया, तो म्यू को इधर ले आओ, तो म्यू बराबर आएगा 1/4n स्क्वायर इंटू टी बाई एल स्क्वायर। बोलो यस और नो। अब यहां पर डेटा को जरा ध्यान से देखो, तो टी बाई एल स्क्वायर मेरे को डायरेक्ट 36 मिल रहा है, इसकी वैल्यू को पुट करना है, तो मैं लिखूंगा म्यू बराबर 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया 300 हर्ट्ज, तो 300 इंटू 300 और बेटा इंटू है यहां पर 36। बोलो सही या गलत,
मैं उम्मीद करता हूं सही है। म्यू बराबर कैंसलेशन करो, 3 3 9 चौक 36, तो 36 कैंसल, तो बेटा 10⁻⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर इज द आंसर। यस और नो? 10⁻⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर लीनियर डेंसिटी। कई लोग तो अभी पहचान ही नहीं पाएंगे लीनियर डेंसिटी क्या थी। लीनियर डेंसिटी याद करो, मास पर यूनिट लेंथ को ही लीनियर डेंसिटी बोलते हैं। यस और नो? श्योर हैं? आगे बढ़ो। अगला सवाल सिंपल सिंपल चल रहे हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव along the string of linear density this when it is under a tension of this। बोलो, एक आपके पास में रस्सी है जिसकी लीनियर डेंसिटी आपको दे रखी है, उसमें टेंशन दे रखा है, और आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड द वेलोसिटी, मतलब v आपको बताना है। तो इस सवाल में कुछ नहीं करना था, सिंपल है। v बराबर अंडर द रूट ऑफ t डिवाइडेड बाई म्यू, मतलब रूट निकालना था। तो t कितना दिया गया है? 1.8 किलोग्राम वेट है, तो आप इसको ध्यान रखना, या तो 9.8 या 10 लिखेंगे हम लोग, और ये है आपका 3.6 इंटू 10⁻⁻3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या होगा? 18 दूना 36, तो ये 2 बार जाएगा, 2 से काटोगे तो बेटा ये 4.9 हो जाएगा। इसको ऊपर ले लो तो v बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ 4900। सो आंसर विल बी 70 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन। शर्म आ गई होगी कैलकुलेशन को भी। कितने लोग ऐसे हैं जिनसे ये सवाल नहीं हुआ अभी भी? बोलो। तो आपको क्या करना है बताओ? जिनसे ये सवाल नहीं हुआ उनको क्या करना है बताओ? याद करो, मैंने बताया था आपको, जब आपसे सिंपल सवाल नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ता है? याद करो, अपने आप को अपनी जगह से उठाना पड़ता है पहले, फिर मुंडी इधर उधर उठा के देखनी पड़ती है कि सामने दीवार कौन सी दिख रही है, मजबूत दीवार, और वहां जाके क्या करते हैं हम लोग? वी प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू आवर हेड सो दैट इट्स लीनियर मोमेंटम चेंजेज, है ना? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ ऐसा? कई लोग बोलोगे सर हमें ये वाला तो याद नहीं आया था। चलो, तो रंधा मारना था वो तो याद आ गया, घिसना है थोड़ा सा जाके बुद्धि को। पॉलिश पेपर वैसे खरीद तो लिया होगा ना सब लोगों ने पॉलिश पेपर, नहीं तो रंधा जो भी है, बीच बीच में जरूरत पड़ती है ना आप लोगों को। मौसम परिवर्तित होता है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बारिश होती है, तो मौसम के परिवर्तन के कारण ऑक्सीडाइजेशन की प्रोसेस होगी, और क्या होगा? आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जंग लगेगी नहीं लगेगी? वही वाली बात चल रही है यहां पे भी। तो आपके दिमाग को भी थोड़ी सी आवश्यकता है। चलो, बीच बीच में कई लोगों के मन में आता होगा सर हमें मोटिवेट कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं कि टॉन्ट मार रहे हैं, ना? सही बोलो। यस। सवाल है टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का क्या मतलब होता है? डेंसिटी सेम होती है। जब मटेरियल सेम होता है तो डेंसिटी सेम होती है। देखो, जरूरी नहीं, मैं जब चीजों को बता रहा हूं ना, देखो एक बात समझिए, मैं न्यूमेरिकल्स को एक्सप्लेन करने में टाइम लेता हूं। क्यों लेता हूं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जरूरी नहीं कि यहीं पे काम आए, इसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में काम आए। अब ये सेम डेंस मटेरियल ये बहुत जगह काम आएगा आपको, फिजिक्स के अंदर में बहुत जगह काम आएगा, हो सकता है केमिस्ट्री में भी काम आए। जब मटेरियल सेम है तो इसका मतलब उनकी डेंसिटी सेम है। डेंसिटी सेम है कि लीनियर डेंसिटी सेम है? डेंसिटी सेम है। लीनियर डेंसिटी मोटाई पर निर्भर करेगी, है ना? चलो, एंड हैविंग द सेम रेडियस, दोनों की रेडियस भी सेम है, हैव दियर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज इन द रेशियो 1:2। 1:2 में उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, एंड अंडर टेंशन इन द रेशियो 1:8। 1:8 का उनका टेंशन है, और कंपेयर द रेशियो ऑफ दियर लेंथ, लेंथ के रेशियो को क्या करना है? कंपेयर करना है। तो भैया सबसे पहले तो आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ, n बराबर 1/2L अंडर द रूट ऑफ t बाई म्यू। बार बार यही फॉर्मूला आ रहा है। आपको क्या करना है? देखो क्या गिवन है पहले तो वो देख लो। आपको गिवन है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का रेशियो और टेंशन का रेशियो, और पूछा क्या गया है? द कंपेयर द रेशियो ऑफ दियर लेंथ। ओके ओके, इससे क्या हो जाएगा? किस प्रकार से हम लोग इस सवाल में आगे बढ़ेंगे बताओ? तो पहले तो एक काम करो, n1/n2 बराबर आएगा 1/2L1 अंडर द रूट ऑफ T1 बाई म्यू1 होल डिवाइडेड बाई 1/2L2 अंडर द रूट ऑफ T बाई म्यू2। ठीक है, अब यहां पर एक चीज हो रही है, यदि आपने ध्यान से गौर किया होगा तो
मटेरियल सेम है और रेडियस सेम है, मतलब मोटाई सेम हो गई तो उनकी लीनियर डेंसिटी सेम हो जाएंगी। ओके, तो अब आपके पास में 2 से 2 कट जाएगा, μ1 से μ2 कट जाएगा, मैंने इसको 2 नहीं लिखा। तो अब आपके पास में क्या बचेगा, देखो n1 अपॉन n2 बराबर L2 अपॉन L1 अंडर द रूट ऑफ T1 अपॉन T2। पुट द वैल्यू, सॉल्व इट। बोलो क्या दिया गया है, N1 अपॉन N2 दिया गया है 1/2 बराबर L2 डिवाइडेड बाई L1 इंटू अंडर द रूट ऑफ 1/8। यस और नो? आपने बोला सही है। तो यहां से आप लोगों ने निकाल लिया होगा L1 अपॉन L2 बराबर, बोलो 2 से तो ये कट जाएगा और रूट के अंदर में 2 बचेगा। सर कैसे काट दिया, 2 जब यहां काटेगा तो ये 4 जाएगा रूट के अंदर में, 2 बाहर से अंदर घुसेगा तो रूट के अंदर में 4 होगा, मतलब इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 2, तो 4 बाहर निकला तो 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 बच गया। तो योर आंसर विल बी 1/L2 अपॉन L1 कितना आएगा, L2 अपॉन L1 आएगा आपके पास में √2 अपॉन 1, तो 1/√2 का आंसर मेरे को मिल रहा है। बोलो कितने लोगों का ये आंसर आया है, L1/L2 1/√2 कितने लोगों का आ गया है? सर हमारा आ गया है, वेरी गुड। जिनका नहीं आया है सवाल को फिर से देखना एक बार। कंपैरिजन वाले सवाल कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, बस आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए क्या सेम है। अब इस सवाल में आपने क्या सीखा, रेडियस सेम होने पर लीनियर डेंसिटी भी सेम होती है यदि मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम, और उसके बाद में यदि रेडियस सेम दे दी तो लीनियर डेंसिटी भी सेम होती है। यस और नो? इज इट क्लियर टू यू? ओके, चलो आगे बढ़ जाओ। खत्म हो गया क्या? मैं वही सोच रहा इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएंगे, मैं तो लगभग 20 सवाल लिखे हुए हैं यहाँ पे, 20 से ऊपर ही हैं सवाल तो। कंपेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स स्ट्रेच्ड विद टेंशन 196 न्यूटन एंड 40 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। दे आर 1 मीटर इन लेंथ एंड आर ऑफ द सेम डायमीटर्स, बट दियर, देखो यहाँ पे बट होगा, ठीक है इतना हो जाता है, बट दियर डेंसिटीज आर 8 इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस रेस्पेक्टिवली। तो बताओ इस सवाल में क्या करना है। सवाल तो आपका वैसे ही चलेगा, n बराबर 1/12 अंडर द रूट ऑफ t बाई म्यू। बोलो सवाल तो ऐसे ही चलने वाला है, सवाल में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट का सवाल है। अब यहां पर देखो लेंथ दे रखी है, यस और नो? ओके, अब यहां पर क्या बोला गया है, डेंसिटीज अलग अलग दे रखी है। डेंसिटीज अलग अलग देने से क्या फर्क पड़ेगा, तो डेंसिटीज अलग अलग देने से फर्क ये पड़ेगा कि आपका जो म्यू है वो भी चेंज हो जाएगा यहां पर, है ना? ओके, क्यों? क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है तो मास अलग अलग होगा, तो आपको बस इसी को सॉल्व करना है यहां पर। तो ये देखो म्यू को मैं लिख सकता हूं कैपिटल M अपॉन L, और इसको रो इंटू वी अपॉन कैपिटल L, और इसको मैं लिख सकता हूं रो ए एल अपॉन एल, एल एल कैंसल, तो रो इंटू ए। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट जो थोड़ी देर पहले भी डिराइव किया था, तो n बराबर आ गया 1/12 अंडर द रूट ऑफ t डिवाइडेड बाई रो इंटू ए। अब देखो यहां पर क्या बोला गया है, डायामीटर सेम है मतलब आपका एरिया भी सेम हो गया, लेंथ 1 मीटर है तो वो भी सेम हो गई। तो आपके पास में जो कंपेयर करने के लिए बचेगा वो बचेगा n प्रोपोर्शनल टू, मैं इस बार पहले कर रहा हूं, बाद में भी काट सकता था, लेंथ खत्म हो जाएगी, 2 खत्म हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ टी बाई रो। बोलो सही है क्या? तो अब आपको फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर कर देना है, कोई डरने की जरूरत तो है नहीं। n1 अपॉन n2 बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ t1 अपॉन t2 इनटू अंडर रूट ऑफ रो2 अपॉन रो1, है ना? कई लोग तो ये रो2 रो1 देख के रोने और लग गए। बोलो t1 अपॉन t2 टेंशन क्या रेशियो में है, 196 डिवाइडेड बाई 49 इंटू फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज का रेशियो देखो, ये पहले वाले की है और ये दूसरे वाले की है, तो बेटा दूसरे वाले की ऊपर आएगी तो 2 इंटू 10 टू द पावर 3, और पहले वाले की नीचे आएगी तो 8 इंटू 10 टू द पावर 3। कैंसलेशन करो और फटाफट से सॉल्व करो और मुझे बताओ n1 अपॉन n2 का आंसर क्या सबका 49 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 3 बार, सो अंडर द रूट ऑफ 4/3 आ रहा है क्या, या कुछ गलती हो रही है? 2 3, अरे सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी, 2 टू द पावर 3 8 होता है ना,
तो 2 चक्कू 8 होगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8। हाँ ओके सॉरी, तो 4 से 4 भी कट जाएगा ये, तो मतलब आंसर 1 आ रहा है, तो n1 बराबर n2 हो गया ये तो। चलो कोई बात नहीं, यही की यही हो गया। मैंने अब देखो मैंने क्या गलती करी, आपने पकड़ा क्या? पहले मैं 2 तिया 8 काटा था। सर ये तो ऐसी तो मिस्टेक नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। यस, ऐसी ही मिस्टेक्स होती हैं, आपसे भी होती होंगी। 2 3 जा 6 की जगह 5 कर जाते, क्यों? दिमाग जोड़ देता है और आप 2 3 जा 6 कर रहे होते हैं, लेकिन लिखते समय 5 लिख जाता है, और उससे क्या होता है ना, कहीं पे नंबर ऐसा दिख रहा होता है आजू बाजू में कि वो 5 से कट सकता है। तो ऐसी गलतियां होती हैं, वो दिमाग कर बैठता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलो, तो यहां पर n1 बराबर n2 विल बी द करेक्ट आंसर। 4 से 4 कटेगा, 49 चौका 196 और 2 चक्कू 8, 2 4 जा 8। ये क्या था सर चक्कू? 2 4 जा 8। लो, अब आ गया आपके पास में अगला सवाल। फिर से वायर का ही सवाल है क्या? अभी भी वायर के सवाल खत्म नहीं हुए क्या? एक्चुअली क्या सवाल बहुत हैं इसमें, करवाने जाओ तो बहुत अनंत सवाल करवा लो। क्या है, 100 150 सवाल करवा सकते हैं आराम से। A string of mass this, length this, under tension of this, determine the frequency of its fundamental note and third overtone। तो बेसिकली आपको क्या है, पहले तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n बराबर आ जाएगी 1/2L अंडर द रूट ऑफ t बाई म्यू। ठीक है, यहां पे एक कमी लग रही है, बोलो क्या? टेंशन दे रखी है। अच्छा सुनो, जब सवाल में देखा जाए तो मास पर यूनिट लेंथ देना चाहिए था म्यू, जबकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या दे दिया है, सिर्फ और सिर्फ मास दे दिया है। तो फिर हमें परेशानी तो होगी भैया, हम कैसे निकालेंगे, है कि नहीं? तो कैसे निकालोगे बताओ जरा फटाफट से, जल्दी से करो इस सवाल को। लेंथ, अरे हाँ लेंथ दे रखी है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सॉरी आई वॉज कंफ्यूज। ओके, सो म्यू बराबर, पहले म्यू निकाल लो। तो म्यू बराबर है 0.5 ग्राम पर 0.5 मीटर। तो इससे इससे कटेगा एक बार, तो बेटा म्यू का आंसर आएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर। गलत 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 गलत, क्यों? 1 इंटू 10⁻³ ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करता है, उल्टा करना है तो किलोग्राम पर मीटर। म्यू भी मिल गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बोलो n का आंसर कितना आएगा, 1/2 इंटू 0.5 अंडर द रूट ऑफ, टेंशन है 19.6 डिवाइडेड बाई म्यू आपके पास में आ रहा है 10⁻⁻3। बोलो सॉल्व करो इसको, क्या होगा? ये जाएगा ऊपर, तो n बराबर देखो 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, और 19.6 को इसको करोगे तो कितना आएगा 196 और 2 जीरो। सो n का आंसर आएगा, बोलो 15 15 225, 14 14 196, 140 हर्ट्ज। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बोलो सबका आंसर आ गया क्या यहां तक? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सबकी आ गई। ओके, थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन का मतलब क्या होगा? स्ट्रिंग के केस में थर्ड ओवरटोन का मतलब होगा बेटा आपका फोर्थ हार्मोनिक, और फोर्थ हार्मोनिक है मतलब आप लिखोगे n3 बराबर 4 इंटू 140, तो n3 का आंसर आएगा 54 560 हर्ट्ज। बोलो सबका सही हुआ? अरे बोलो सबका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 560 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 8वां 9वां सवाल जो भी चल रहा है बेटा ध्यान से देखते चलो हम लोग। अभी आप क्या है, आगे बढ़ते जा रहे हैं हम तो, धीरे 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 करते करते एक एक सवाल धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। पहली कहावत थी, खरगोश और कछुए की रेस में कछुआ जीतता है, क्यों? क्योंकि वो स्लोली एंड स्टेडी चलते ही रहता है। कुछ खरगोश की प्रवृत्ति के होते हैं जो बहुत तेज भागते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं, पता लगता है कि तब तक तो कछुआ रेस को जीत चुका है। यस और नो? चलो सो आगे बढ़ जाओ अगले सवाल पे। 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल्स ऑफ लेंथ इन द रेशियो, 2 वायर दे रखी है और उनकी लेंथ का रेशियो दे रखा है 2:1, diameters in the ratio 3:1 are subjected to tension in the ratio, this find the ratio of their fundamental frequency। कुछ नहीं करना है, फिर से फॉर्मूला लगाना है 1/2L अंडर द रूट ऑफ t बाई म्यू। ओके यस, अब
यहां पर ध्यान से देखो, म्यू को हम लोग, मैं आपको बता चुका हूं फॉर्मूले को कन्वर्ट करना, तो मैं वापस से बना करके नहीं दिखा रहा हूं, सीधा कर देता हूं टी डिवाइडेड बाई रो इंटू ए। बोलो यस और नो। और इसको भी थोड़ा सा आगे कर लो क्योंकि उन्होंने डायामीटर का रेशियो दिया है। और एक बात ध्यान रखना, एक बात और मैं बता दूं, डायामीटर का रेशियो और रेडियस का रेशियो सेम होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि डायामीटर बराबर 2 टाइम्स रेडियस होती है। यस, देखो जैसे मान चलो मेरे पास एरिया को लिखा जाता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं पाई डी बाई 2 का स्क्वायर, मतलब एरिया को आप पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हो। तो यदि मैं रेशियो लूंगा तो ये 4 से 4 कट जाएगा, है ना, तो आपके पास में सीधा ऐसे ही बन सकता है। तो आप चाहो तो इसे लिख दीजिए 1/2l अंडर द रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई रो, और इसको लिख दिया पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यस और नो। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 से 2 कट जाएगा। क्यों? ये रूट के अंदर का है, ये बाहर का है। बोलो यस और नो। चलो तो आ जाओ बेटा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाएगा 1/l अंडर द रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई रो पाई डी स्क्वायर। अब आपको कंपैरिजन करना है तो आपने लिखना है n1/n2 बराबर 1/l1 अंडर द रूट ऑफ t1 डिवाइडेड बाई रो 1 पाई और d1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1/l2 अंडर द रूट ऑफ t2 डिवाइडेड बाई रो 2 पाई d2 स्क्वायर। बोलो यस और नो। इतना तो हर कोई लिखेगा, अब इसको एडजस्ट भी करो तो ये आएगा बेटा आपका L2/L1। भाई L2 सबसे ऊपर चला जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर में देखो तो ये आएगा बेटा T1/T2 इंटू D2 सबसे ऊपर जाएगा तो ये आएगा बेटा D2/D1 का स्क्वायर इंटू, और रो 2 भी सबसे ऊपर जाएगा तो रो 2/रो 1। बोलो यस और नो। अब इस डेटा को आपको क्या करना है, रेशियो लेकर के सॉल्व करना है। बोलो क्या बन जाएगा, n1/n2 का आंसर अंडर रूट T1/T2, टेंशन का रेशियो क्या है 1:4, आपने लिख दिया 1:4 इंटू डायमीटर्स का रेशियो क्या है 3:1, तो आपने लिख दिया 3/1 का स्क्वायर इंटू डेंसिटीज का रेशियो क्या है, वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। अच्छा लेंथ कहां गई फिर, ओके लेंथ बाहर है बेटा, 2:1, मतलब ये आएगा बाहर में 1/2। मैं सही तो लिख रहा हूं ना सब कुछ कि कुछ उल्टा लिख दिया है, एक बार चेक करो। लेंथ का रेशियो देखो, 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल ऑफ लेंथ इन द रेशियो 2:1, तो 2:1 है तो मतलब मेरा आंसर 1/2 हो गया। फिर डायमीटर्स इन द रेशियो 3:1, तो मतलब मेरा यहां पर आना चाहिए 1/3 का। फिर है टेंशन इन द रेशियो 1/4, तो T1/T2 1/4। अब फाइंड द रेशियो ऑफ दियर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेम मटेरियल है ना तो डेंसिटी तो लेने की जरूरत ही नहीं बची मेरे पास, बस हो गया काम खत्म। बोलो कितना आंसर आएगा, आंसर देखो फटाफट से कितना आंसर आ रहा है। देखो यहां से 1/3 निकलेगा, यहां से 1/2 निकलेगा, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, सो आई एम गेटिंग 1/12। क्या सब लोग 1/12 ही प्राप्त कर रहे हैं या कुछ और प्राप्त कर रहे हैं? सब लोगों का 1/12 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? क्रॉस चेक करो फटाफट से। ये रो को जबरदस्ती खींच के लेके आया मैं इतनी दूर तक, मुझे याद ही नहीं आया सेम मटेरियल दिया है। अब यदि मैं पढ़ लेता तो रो को नहीं लिखता था, चलो कोई बात नहीं। लेकिन वहां जाके जब रो नहीं मिला तो हमें पता लगा, फिर से सवाल पड़ा कि भैया सेम मटेरियल दिया है, तो रो लिखने की जरूरत थी ही नहीं। और इस प्रकार से हमारा ये भी सवाल यहां पर हो चुका है। क्लियर? सो ये मेरे स्ट्रिंग के काफी सवाल हो चुके हैं, और अब देखिए पाइप का सवाल आना चालू हो चुका है। सो आप ये लेक्चर नंबर 8 देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने ऑर्गन पाइप को देखा है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट बोथ एंड्स। और लेक्चर नंबर 6 में आप लोगों ने वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स वगैरह, वो सारा जो स्टेशनरी वेव वाला जो पूरा पोर्शन है वो लेक्चर नंबर 6 में ही हम लोगों ने कवर किया। उससे पहले लेक्चर नंबर 5 में डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड और फॉर्मेशन ऑफ बीट से रिलेटेड सारी चीजें कवर हुई थी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट। अब देखो, अब इस सवालों को करने से पहले
इन सवालों को करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि एक बार पाइप के फॉर्मूलेज को रिकॉल कर लें। क्यों? ऐसा करने से ये होगा कि आपको सवालों को देखने के बाद ऐसा नहीं लगेगा यार ये सवाल मेरे से होगा कि नहीं होगा, कि मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं मेरे सर के बाल भी खड़े हो रहे हैं, मेरे से सवाल ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो पहले मैं क्या सजेशन दूंगा कि लेक्चर नंबर 7 को गो थ्रू करिए। उसके अंदर मैं सारे जितने भी आपके पाइप वाले फॉर्मूले हैं, देखो ज्यादा फॉर्मूले को नहीं देखना है आपको, सिर्फ मेनली तो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को देखना है कि ओपन पाइप में और क्लोज पाइप में क्या होती है, और ओवरटोन के साथ में क्या रिलेशन आता है, मतलब सारी हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, कैसा सिचुएशन होता है। या तो आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, या फिर थोड़ी देर में यहां पर क्या डायग्राम बनाते ही आपको याद आ जाना चाहिए। कैसे, मैं बताता हूं, देखो कैसे। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया तो मेरे को मालूम है ये क्लोज हो गया, ये लैम्बडा, यहां पर नोड बनेगा, यहां एंटी नोड बनेगा, लैम्बडा बाई 4 आएगा, तो v बराबर मैं क्या लिखूंगा, सॉरी n बराबर मैं लिखूंगा v बाई 4l। अब यदि इसका 4l है तो उसका 2l होगा, जाहिर सी बात है, यस और नो। ओके, चलो मैंने ये बातें बता दी हैं आपको, 2-4 मिनट आपके लिए होंगे। अब आप इस पे सॉल्व करना चालू कीजिए। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन। ध्यान दीजिए कौन से ओवरटोन की बात कर रहा है ये, फिफ्थ ओवरटोन की बात कर रहा है। ऑफ एन एयर कॉलम वाइब्रेटिंग इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। अच्छा, मैंने सिखाते समय भी क्लोज एंड का ही लिख दिया यहां पे। ऑफ पाइप इज 42.10 सेंटीमीटर लॉन्ग and speed of sound in air at room temperature is 350 मीटर पर सेकेंड। बोलो, v दिया है, l भी दिया है, लेकिन यहां पर एक पॉइंट ध्यान दीजिए, यहां पर उन्होंने बाद में लिखा इनर डायमीटर ऑफ पाइप इज 3.5 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप एंड करेक्शन को कंसीडर करके सवाल करें। मतलब आपका जो ये फॉर्मूला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो बन जाएगा v डिवाइडेड बाई 4 और l प्लस का 0.3 टाइम्स ऑफ डायामीटर। याद है एंड करेक्शन पढ़ा था सबसे लास्ट में, मतलब पहले क्लोज पाइप, फिर ओपन पाइप, फिर एंड करेक्शन। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ में रिलेशन, और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था रेजोनेंस वाला टॉपिक 5-10 मिनट के लिए, है ना, और उसके बाद में चैप्टर ही समाप्त कर दिया था। तो एग्जामिनर चाहता है कि आप एंड करेक्शन को कंसीडर करें, क्योंकि देखो कई बार, अब जैसे अब मैं पढ़ाते आ रहा हूं तो बहुत बार स्टूडेंट्स के मन में आता है सर हमें कैसे पता लगेगा कि एंड करेक्शन को कंसीडर करना है कि नहीं करना है। तो एग्जामिनर ने सवाल में दी डायामीटर या रेडियस ऑफ द पाइप लिख के दिया है, इसका मतलब यू विल हैव टू कंसीडर द एंड करेक्शन। यदि एग्जामिनर ने इस डायामीटर को नहीं दिया होता तो मैं सीधा n बराबर v बाई 4l लिख के आगे बढ़ रहा होता, तो मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालता और फिर फिफ्थ ओवरटोन जो भी पूछे वो ओवरटोन निकाल के खत्म करता सवाल को। लेकिन सिंस एग्जामिनर चालाक है, उसने लास्ट में ब्रैकेट में डायामीटर डाल दिया। अब एक बात और सुनना, हिंदी मीडियम वालों के लिए खासकर क्या होता है ना, कई बार है ना इंग्लिश में तो ये लिखा के आ जाता है और हिंदी में नहीं आ पाता, नहीं कर पाते कॉपी। उन्हें लगता है कि अच्छा ये स्टैंडर्ड डेटा रहेगा, स्टूडेंट को मालूम होगा, है ना। तो कई बार कन्वर्जन के समय उनको नहीं करते। जैसे आपने कई बार देखा होगा इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में, जैसे जी की वैल्यू दे रखी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हिंदी वाले में वो नहीं देते हैं, हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर बार ऐसा ही होगा, लेकिन हिंदी मीडियम वाले जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो एक बार इंग्लिश वाले डेटा को जरूर चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं उनमें दिया और हिंदी में नहीं दिया है। क्योंकि एट द एंड होना यही है कि इंग्लिश वाले को ही करेक्ट माना जाता है, इंग्लिश वाले को करेक्ट नहीं माना जाता, क्योंकि वो बोल देते हैं भैया कन्वर्जन में गलती हो सकती है। हमारा देश भारत, हमारा प्यारा भारत, इसमें बहुत से हिंदी भाषी लोग रहते हैं, लेकिन जो स्टडीज की, जो हायर स्टडीज की जो लैंग्वेज है वो अभी इंग्लिश भाषा ही है। तो अंग्रेजी भाषा को यहां पर आपको प्राधान्य दिया जाएगा और आपको उसे मानना होगा, ठीक है। ये कहना एक अतिशयोक्ति ही होगी कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर बहुत से हिंदी भाषी व्यक्ति रहते हैं, समाज में बहुत से हिंदी भाषी लोग हैं, किंतु जो पढ़ाई के लिए उच्च अध्ययन में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो एक अंग्रेजी भाषा है ना। कैसी लगी हिंदी? क्या बात है, बोल दो माशाअल्लाह, मस्त थी, है ना, सुभान अल्लाह। ऐसे बोलते हैं ना कुछ तो भी इंग्लिश में बोलते हैं, कैसे, एक्सीलेंट, है ना।
जुबान जीभ जो है ना वो ऐसे एकदम ऐसे लहराते हुए चलती है ना, जब इन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। कई लोगों को तो अतिशयोक्ति वर्ड ही नहीं समझ में आया होगा। लिखूं क्या? वैसे मैं बता दूं आपको, हिंदी की क्लास नहीं चल रही है, और गलत हो जाए तो भैया माफ करना, मैंने भी हिंदी बहुत पहले पढ़ी होगी। वैसे ऐसे कहते हैं ना, देख लेना। श पूरा बनता है, शा शलजम। यहां आ जाओ अपने इस पे, हिंदी में दिमाग मत लगाओ। 350 4 लेंथ ऑफ पाइप। देखो वैसे भी डेटा में लेंथ ऑफ पाइप दी है 42.10 सेंटीमीटर, और डायमीटर देख, काम कर लो पहले, सेंटीमीटर सेंटीमीटर को एडजस्ट कर लो। तो ये आएगा बेटा 42.10 प्लस का 0.3 और मल्टीप्लाई बाई 3.5, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर में तो 10 टू द पावर -2। बोलो आया कि नहीं आया? सर कहां, वो तो रास्ते में ही रह गया। चलो आ जाओ, आगे बढ़ो, कदम कदम बढ़ाए जा। 35 इंटू 3, 35 70 105, 105 मतलब आएगा कितना? 1.05। तो आपको अब देखो, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट एडिशन करने में गलती करेंगे। क्या सर मजाक कर रहे हो? हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। देखो सर, 42.10 प्लस का 1.05, अच्छा ये सही सही वाला आ रहा है, चलो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आएगा 43.15। ओके, ऐसा नहीं हो मैं आपको ताने मारने के चक्कर में मैं ही गलती कर बैठूं। ओके चलो आ जाओ, आगे बढ़ो, बड़े चलो बड़े चलो, आगे बढ़े चलो। आहा, 4 चौका 16, 16 एक 17, 17 दूना 34, मतलब 2 के आसपास, 200 के आसपास आंसर आना चाहिए। देखो मैं रफ कैलकुलेशन करूं, रफ कैलकुलेशन करते चलो। कल लोग बोलोगे सर सही सही बोलो ना। देखो चलो ऐसे करते हैं, 4 15 चौका 60, 4 4 चौका 16, 3 चौका 12, 172.60। तो मेरे पास में आंसर आएगा n बराबर 350, और बेटा 10 टू द पावर -2 पर जाएगा तो 2 जीरो और बढ़ेंगी, और नीचे में इसको करेंगे तो कितना किया था? 4 चौका 16, 3 चौका 12, 172.60। इसको चेक कर लेना बेटा। ओके, तो अब मैं इसको यदि काटता पीटता हूं तो देखो 17 दूना 34 है ना, तो 340, मतलब 2 बार तो बेटा मैं पूरा डिवाइड कर सकता हूं। इसी पे फोकस करो, 2 जीरो तो पीछे लग जाएंगी, है ना। फिर एक जीरो लगा लो, 17 दूना 34 मतलब 340, 340, 344, 345.2। यस सही कह रहा हूं मैं, 345.2 आएगा। और 350 में से 345.2 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4.8 आएगा। 4.80 बढ़ाओ 48, और 48 में भाग नहीं जाएगा, एक जीरो और बढ़ा लो 480। तो फिर से मैं 17 तो 202 हर्ट्ज मेरा आंसर आ गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। सर ऐसा हम कब करेंगे जैसा आप कर रहे हो? पता है मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, सीधा सीधा कर रहा हूं, बस करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं। आपको भी जब आप करेंगे तो आपसे आएगा, है ना। चलो, तो ये आ गई आपकी कौन सी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। पर क्या आपसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछी है? बिल्कुल नहीं। आपसे क्या पूछा गया है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन, फिफ्थ ओवरटोन। अच्छा ये कौन सा पाइप था? ये वाला पाइप था, क्लोज एट वन एंड। तो बेटा इसमें जब एन तो ओवरटोन कैसे लिखा जाता है? 2p प्लस का 1 इंटू एन। मतलब फिफ्थ ओवरटोन चाहिए तो 2 इंटू 5 10, और 1 11, मतलब आपको करना है 11 इंटू 202। करो फटाफट से, 202 11, तो मैंने लिखा 202 202, मतलब क्या बात है, क्या आंसर आया है? 4 बार 2 लिखा गया है यहां पर। 2222 हर्ट्ज का आंसर मेरे पास में रफ में आ रहा है, क्योंकि मैंने पॉइंट के बाद, देखो इसके बाद में पॉइंट भी तो लगेगा। किसके बाद में पॉइंट लगेगा? कई लोग तो यही सोच रहे हैं अभी भी। अरे 202 पॉइंट भी तो आएगा आगे, मैंने नहीं लिया है। अब कई लोग तो इसमें हैरान परेशान होंगे, सर ये 100 कहां गया? मैंने उसको एडजस्ट कर लिया है इसके साथ में, मैं ये मान के चल रहा हूं वो 100 तो है ही है, 172 का इसमें डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो मेरा आंसर आना चाहिए था 2 पॉइंट समथिंग, बराबर है। तो वो 2 जीरोस को मैंने इसमें एडजस्ट करके पॉइंट लगवाया ही नहीं। ये कैलकुलेशंस, जोर दो इधर में, और थोड़ा प्रेशराइज करो, फोर्स अप्लाई करो।
जितना ज्यादा फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया पे उतना ही ज्यादा प्रेशर आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। फिजिक्स चल रही है और क्या है ना। आ जाओ अगले सवाल पे। ओके, लो भाई यहां पे एक टाइपिंग एरर हमारे टाइपिस्ट के द्वारा करी हुई। टू ओरिजिन पाइप नहीं है, ऑर्गन पाइप है। समझदार हैं आप लोग। ओपन एट बोथ एंड, ये जरूरी होता है बेटा सवाल के अंदर में पढ़ना। ओपन एट बोथ एंड्स है या क्लोज एट वन एंड है, एक साइड से बंद है या दोनों साइड से खुला है पाइप। जब तक आप इस चीज को नहीं देखोगे तब तक आपके सवाल गलत हो सकते हैं। आर साउंडेड टुगेदर एंड 5 बीट्स आर हर्ड, और ये हर्ड के बाद में यहां पर सेकेंड होना चाहिए था। माफ कर दो टाइपिस्ट को। चलो, 5 बीट्स आर हर्ड पर सेकेंड। द लेंथ ऑफ, यहां पे भी ऑफ, अच्छा सारे प्रिपोजिशन खा गए क्या? चलो कोई बात नहीं। द लेंथ ऑफ शॉर्टर पाइप इज 0.25 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पाइप। गिवन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज दिस, एंड करेक्शन एट वन एंड इज दिस, एंड सेम फॉर बोथ एंड, दोनों सिरों के लिए समान है। ये एक आपका बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा सवाल है। अब इसको देखिए आप कैसे करोगे, सोचो। सर ये तो फॉर्मेशन ऑफ बीट का सवाल हो गया, ये तो 5वें लेक्चर से पहले पढ़ा दिया था, लेकिन सवाल यहां पे पूछा है, तो ये सवाल का लेवल काफी अच्छा हो चुका है। अब आपको समझना है। देखो, दो पाइप है हमारे पास, दोनों सिरों से खुले हुए हैं। अब जब दोनों सिरों से खुले हुए हैं, ऐसा यदि पाइप आ रहा है, इस पाइप के अंदर में आपका ऐसा कुछ तो भी बनता है। ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला n बराबर v/2 L हो जाता है। लेकिन यहां पर L में एंड करेक्शन को भी कंसीडर करवाना है, मतलब आप लिखोगे n बराबर v डिवाइडेड बाई 2 L प्लस का 2e। बोलो यस और नो। तो आपने बोला बिल्कुल सही, यस और नो। चलो ठीक है। अब यहां पर सवाल ये है, सर सवाल में दिया है द लेंथ ऑफ शॉर्टर पाइप इज दिस, लेंथ ऑफ शॉर्टर पाइप इज दिस। तो अब आपको यहां पर एक छोटी सी चीज को ध्यान देना है। जिस पाइप की लेंथ छोटी होगी उस पाइप से प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी। सर कैसे बता दिया आपने? अरे ध्यान दो, लेंथ छोटी, एल जितना छोटा होगा एन उतना बड़ा होगा। पर सर ये तो लेंथ और ये लेंथ में तो अंतर है। अरे भैया रिलेट तो इसी से होगा ना, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो मैंने सेम ऐड किया है। तो लेंथ छोटी मतलब फ्रीक्वेंसी बड़ी। मैंने माना कि पहली पाइप L1 लेंथ की है, उसकी फ्रीक्वेंसी N1 है, दूसरी पाइप की लेंथ L2 है, उसकी फ्रीक्वेंसी N2 है। तो यदि मेरा L1 छोटा है L2 से, तो मेरा N1 बड़ा होगा N2 से। और आगे क्या होंगे? आपको बीट्स दिए गए हैं। बीट क्या होते हैं? व्हाट इज द बीट्स? बीट्स इज द नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज। मतलब आपको N1 माइनस N2 यहां पर गिवन है, और N1 माइनस N2 की वैल्यू आपको 5 दे रखी है। चलो ठीक है, हो गया काम। अब क्या करना है आपको? 2 बार फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है फटाफट। तो 5 बराबर v/2 और L1 प्लस का 2 इंटू 0.3d माइनस v/2 इंटू L2 प्लस का 2 इंटू 0.3d। बोलो यस और नो, यही डेटा है क्या? ये तो बड़ा तगड़ा डेटा दे दिया है। ओके, चलो सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्रारंभ करो सवाल को। वेलोसिटी बेटा दोनों में सेम दे रखी है ना, 350। 5 आपको गिवन है, L1 आपको मालूम है, D इज द डायमीटर। डायमीटर दी है कि नहीं दे रखी है? अच्छा सीधा एंड करेक्शन दे रखा है, तो मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ई कर लो, इसको भी ई कर लो। अरे भाई 2e ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। मेरे को लगा कि शायद डायमीटर दिया, लेकिन उन्होंने एंड करेक्शन दिया है, तो बेटा ई लिखो। तो मेरे पास में यहां पर कितना आएगा? 0.015 इंटू 2 करो तो 0. तो डेटा लिखना चालू करते तो 5 बराबर v है आपका 350 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब देखो L1 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 ये है आपका 0.25 प्लस का। अरे भाई लेंथ छोटे पाइप की L1 है ना, 0.25 प्लस का,
ई कितना है 0.015 इंटू 2 करोगे तो आंसर आएगा 0.030। बोलो यस और नो। तो 0.030 माइनस v मतलब 350 डिवाइडेड बाई 2 और L2 आपको ज्ञात करना है 0.030। सवाल को आनंद की अनुभूति के साथ में करो, आनंद लेते लेते करो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, इस 2 को कॉमन निकालो, इस 2 को कॉमन निकालो बाहर, 2 को इधर मल्टीप्लाई में डालो तो 2 पंजे 10 और ये 0 कैंसल, यहां कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा मतलब 1 बचेगा, नहीं तो पता लगा यहां कुछ नहीं बचेगा करके 0 काट दिया और इसको इधर उधर ले जाके 35 से 35 काट दिया, उसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे ना तो जिंदगी में हैरान परेशान ही रहोगे। आ जाओ आगे। अब मैं काम कर रहा हूं, इसको अगले पेज पे लेके जा रहा हूं तभी काम बनेगा। 1 बराबर है आपके पास में 35 डिवाइडेड बाई, चलो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा मेरे को इधर 0.25 मदद करो, 0.25 अपॉन 0.030, 0 5 और 3 8 2.0। बेटा पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ा जाता है, नहीं तो पता लगा 25 और 3 आपने जोड़ दिया, 25 और 30 55। मत करना ऐसा, रहम करना मेरे ऊपर थोड़ा सा। अबे पेज नहीं पलटा क्या? तो ये आ गया 0.028 माइनस 35 डिवाइडेड बाई L2 प्लस का 0.030। अब क्या किया जाए बोलो? करना तो यही है कि इसको पहले इधर लेके जाओ, पॉइंट हटाओ, 1 2 3 1 2 3 0 को बढ़ाओ तो 1 बराबर। अगला स्टेप देखो, 7 से कट सकता है, 7 चौक 28, 7 35, 5000 बटे 4 और बेटा 5000 बाई 4 का मतलब आएगा कितना? 4 से काटोगे 4 4 एकम 4 4 4 दूना 8 4 पंजे 20 1250। ओके तो इधर में आएगा तो 1249। तो देखो आपके पास में आ गया 1249 माइनस टाइम्स। ये कैसे किया? देखो मैंने सिर्फ इसका सॉल्व किया और 1250 1250 आया। मेरी गर्दन नहीं भी दिख रही हो तो कोई बात नहीं, मेरा हाथ दिखते रहना चाहिए। 1250 इधर में लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा 1249 बराबर माइनस का 35 डिवाइडेड बाई L2 प्लस का 0.030। अब क्या करें? माइनस से माइनस खत्म, इसको इधर लेके आ जाओ तो ये आएगा L2 प्लस का 0.030 बराबर 35 डिवाइडेड बाई 1249। 7 से कटेगा क्या? नहीं, देखो 7 5 35, 7 एकम 7, 5 और 4 54, 7 7 49, कुछ तो भी कम रह गया है, कटा नहीं मेरे से, क्यों कट क्यों नहीं रहा है? कुछ गलती है क्या? 7 एकम 7, 5 4, 7 7 49, 5 9 59, 7 7 49, 7 8 56। ठीक है, 178 पॉइंट बचेगा कितना? 30, 7 चौक 28, 178.4। काफी टेढ़ा डेटा। कौन सा डेटा पसंद करेंगे फिर हम लोग? इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर सीधा सीधा। अब देखो, अब आपके पास में कोई ऑप्शन है नहीं तो आप लिखोगे L2 बराबर, मैं तो ऐसे लिख देता हूं 35 डिवाइडेड बाई 1249 माइनस का 30 डिवाइडेड बाई 1000। ऐसे ही कर लेते हैं ना। इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। या इसको कर भी लूंगा तो 178.4, इसको सॉल्व करना। वैसे डेटा मेरा सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो भी मेरे को कभी कभी एक बार ऐसा लग रहा है, क्योंकि यदि इतना बड़ा डेटा इधर में आएगा, हाँ सही तो चल रहा है। तो पाइप की लेंथ तो इसमें ही आनी चाहिए है ना। लगभग देखते हैं बेटा, एक काम करो क्रॉस चेक करते हैं। 35 बटे 1250 मान लो 0.030 हो रहा है, ये 35 नहीं, एक जीरो कहीं ना कहीं हम लोग यहां पर भूल के आए पक्का, एक जीरो कहीं ना कहीं हम लोग भूल के आए पक्का। देखो कहां पे, ये जीरो तो मैंने सब काटी थी, बराबर काटी हुई है।
क्योंकि जो आंसर आएगा ना, एक बात को समझिए, ये जो भी आंसर आएगा ना वो 0.25 के एकदम पास में आंसर आता है। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस वाला आंसर आएगा, बिल्कुल थोड़ा सा ही अंतर आना चाहिए। तो मेरे पास में 0.25 वाले के पास में आंसर आना चाहिए। तो मैंने ये जो काटा पिटी करी है, कहीं इसमें तो एडिशन में प्रॉब्लम नहीं करी है। 0.25 मीटर प्लस का, ओहो यस, दिस इज सेंटीमीटर। यहां करी है हमने बहुत बड़ी गलती। पर ऐसा नहीं है ये मीटर हो और मैं ही सेंटीमीटर लिख दिया हूं। 0.015 इंटू 2 करो, 0.030 आएगा। और इसको मैं आगे लेके जाता हूं सेंटीमीटर को मीटर में, तो बहुत छोटा निकल जाएगा आंसर। ओके, इस वाले डेटा को बेटा आपको ये करना पड़ेगा। इस डेटा को 2 बार करके देखना, एक बार 25 और 0.0003, 0.0003 मतलब 0.2503 होगा। और यदि 0.0 मतलब यहां पर जो आंसर आना चाहिए था वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये वाला यहां पर डेटा, ठीक है, ये कुछ ऐसा होना चाहिए था, 1 बराबर 35 डिवाइडेड बाई 0. अच्छा मैंने 028 लिखा है, एक तो मैंने यहां पर मिस्टेक कर दी है। 0.28 होना चाहिए था। यदि मैंने ऐसे भी करता हूं तो मान चलो वो सेंटीमीटर में भी होता, तो ये जीरो मैंने यहीं पे गलती करी है, 0.28। और देखो मैं एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं कि यदि वो मीटर में ही है डेटा तो यहां पर 2 जीरो जब आपने बढ़ाई तो पॉइंट हटा के, तो मैंने एक जीरो जो एक्स्ट्रा की बात चल रही है वो यहीं से आ रही है। 7 चौक 28, 7 35, 504, तो ये कितना आएगा 500 और 4 125, तो ये 124 आएगा। 124 बराबर माइनस का 35 डिवाइडेड बाई L2 प्लस का 0.030 माइनस, ओके माइनस माइनस कैंसल। तो आपके पास में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है L2 प्लस का 0.030 बराबर 35 डिवाइडेड बाई 24। ओके, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। कहां पे क्या हो रही है, ओके 124, हाँ ये आंसर ये सही है, दिस इज द करेक्ट। मतलब करेक्शन क्या है जरा देखो, एक तो ये सेंटीमीटर नहीं ये मीटर ही होना चाहिए, पहली बात तो 0.0150 का मीटर का। दूसरा ये है कि यहां पर जब आप देखोगे इसको डिवाइड करोगे अप्रोक्सीमेटली, तो 124 और 35, तो 124 किया तो टेबल ले लो आप, तो 124 पॉइंट लगा के ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो जीरो लगा दोगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो 12 दूना 24, 12 3 36, 3 बार तो जाएगा नहीं। तो आपके पास में ये वाला जो आंसर आएगा वो कितना आएगा जरा देखो, ये वाला आंसर आएगा 12 दूना 24, 12 124 इंटू 2, 0.24 दूना 12 दूना 24, तो 2 बार जाएगा, तो मैंने यहां तो 2 लिख दिया। 124 मतलब आएगा 248, 350 248 यदि सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा 102, और जीरो बढ़ी चुकी, एक जीरो और बढ़ा लो, 12 24 12 36 12 चौदह 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, तो लगभग 0.27, 12 अट्ठे 96, 8 बार जा सकता है, तो 0.28 टाइम्स ये आंसर आ जाएगा, और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सो यू आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आ रहा है 0.28, और एक बार और कर लेना तो 0.28 ये वाला आंसर आ गया। तो आपके पास में जो L2 का आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, 0.28 माइनस 0.030, मतलब आपको पॉइंट के बाद में और 2 प्लेसेस तक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आंसर आएगा मैंने बोला 0.25 मीटर जो था उसी के पास का आंसर है, ये उसी के पास का आंसर है। तो इसमें आपको एक बार और कैलकुलेशंस को थोड़ा सा करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात, एक और बात मैं बताता हूं, वो बात ये है कि जो भी L2 होगा वो बड़ा पाइप होगा। क्यों, क्योंकि मैंने छोटा पाइप L1 मान चुका हूं, तो बड़ा पाइप होगा, तो 0.25 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा, थोड़ा सा बड़ा मतलब 0.26 मान लीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अदरवाइज तो आंसर में थोड़ा सा ही बढ़ने वाला है, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। इज इट क्लियर टू यू? ओके, चलो इधर आ जाओ, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। काफी इसमें माथापच्ची करने के पश्चात हम लोग अगले सवाल पर बढ़ते हुए
The fundamental frequency of a pipe closed at open end is in unison with third overtone of an open pipe. ध्यान से सुनना, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ एयर कॉलम. सवाल को ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना और तभी सॉल्व करने की कोशिश करना. एक आपके पास में क्लोज पाइप है और एक आपके पास में ओपन पाइप है. तो क्लोज पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है V बाई 4L और ओपन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है V बाई 2L. ये बात तो आप जानते हैं. अब एज पर द क्वेश्चन उसने क्या बोला है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप क्लोज एट ओपन एंड इज इन यूनिजन विद द थर्ड ओवरटोन ऑफ एन पाइप. क्लोज एट वन एंड होगा ये, क्लोज एट वन एंड इज इन यूनिजन विद द थर्ड ओवरटोन ऑफ एन ओपन पाइप. तो मतलब को समझिए, क्या बोला गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप क्लोज एट वन एंड, मतलब आपके पास में जो V बाई 4L है वो है इन यूनिजन विद व्हाट, थर्ड ओवरटोन ऑफ एन ओपन पाइप. थर्ड ओवरटोन ओपन पाइप के लिए कितना आएगा, 3V/2L. अब यहां पर क्या है बेटा, आपको रेशो निकालना है किसका, लेंथ ऑफ एयर कॉलम. तो अब आपको लेंथ ऑफ एयर कॉलम, तो इसको L1 मान लीजिए, इसको L2 मान लीजिए. तो आपके पास में V से V कट जाएगा, तो 2 से इसको 2 बार काट लीजिए, तो L2/L1 जो आंसर आ रहा है वो 6 आ रहा है, या 1/6 आंसर आ जाना चाहिए. सही कर रहा हूं क्या, कि एक बार चेक करूं. थर्ड ओवरटोन ऑफ पाइप, सॉरी 4 आएगा ये वाला, मतलब आंसर विल बी 8. या तो मैं कह सकता हूं L1/L2 विल बी आंसर 1/8. दैट्स इट. क्लियर सर, बहुत फास्ट हो गया, नहीं समझ में आया. ये सवाल को समझना बहुत जरूरी है बेटा, इसको ध्यान रखना. आपको जो मेडिकल में ऐसे सवालों की मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्यों एग्जाम में यही कंफ्यूजन होता है. फिर से सुनो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप क्लोज एट वन एंड, तो मैंने फंडामेंटल के क्लिक सी को क्लोज करके V/4L लिख दिया. फिर बोला है इज इन यूनिजन विद द थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, तो पहले मैंने ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखी V/2L. फिर क्या बोला गया है, इज इन यूनिजन विद थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, तो ओपन पाइप का थर्ड ओवरटोन मतलब कितना आएगा, 4V/2L. तो मैंने इसको लिख दिया कि भैया 4V/2L इज द थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, इज इन यूनिजन विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप, तो V/4L. इस प्रकार से ये आपका डेटा चलेगा. अब लेंथ में L1 और L2 जरूर लिख देना, बाकी आपका सवाल हो जाएगा. ठीक है. अब यहां पर ये नहीं बोला है कि L1/L2 चाहिए या L2/L1, तो 1:8 या 8:1 इज द करेक्ट आंसर. अब यही सवाल आपके ऐसे बनेंगे, कैसे बनेंगे सुनो, इस पर और भी सवाल बनाए जा सकते. सवाल ऐसे बोलेगा कि थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप इज इन यूनिजन विद फिफ्थ ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप. ठीक है, तो कैसे करोगे बताओ फटाफट से, यहां पे फटाफट से. तो देखो ओवरटोन तो बाद में लिखूंगा, पहले क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख दिया V/2L. क्लोज है मतलब 3 दूना 6 और 1 7, 7V/2L1 बराबर फिफ्थ ओवरटोन, मतलब यहां 6 आएगा और ये कितना आएगा सॉरी बेटा यहां पे 4 आएगा क्लोज में और यहां पर 2L. ऐसे सवाल आपको करने को मिलेंगे. मैंने बस अंदाजे सवाल बनाया, कुछ भी नहीं, रैंडम सवाल, रैंडम डेटा. सवाल क्या है, थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप, तो ये आपका क्लोज पाइप का फॉर्मूला होता है V/4L. और थर्ड ओवरटोन बोलूंगा तो मैं कितना लिखूंगा, 3 दूना 6 और 1 7. क्यों, क्योंकि आप जानते हैं NP जो होता है वो इसमें 2P प्लस का 1 होता है टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो मैंने 3 दूना 6 और 1 7 कर दिया. और फिफ्थ ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, तो ओपन पाइप का तो फॉर्मूला V/2L हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. और NP जब मैं लिखता हूं ओपन पाइप के लिए तो ये आएगा कितना, P प्लस का 1, तो 5 और 1 6 हो जाएगा. यस और नो, श्योर है, बस खत्म सवाल. ऐसे सवाल यहां पर देखने को मिलते हैं. फिफ्थ की जगह 6 देगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि 7 से 7 फिर कट जाएगा, है ना. सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी है ये एक तरह से. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. An air column in a tube closed at one end when vibrating in the fundamental mode is in unison with the tuning fork of frequency 420 Hz
इफ द लेंथ ऑफ द पाइप, इट शुड बी लेंथ ऑफ द पाइप, टोपी नहीं है, लेंथ ऑफ द पाइप ऐसा होना चाहिए, इज 19.25 सेंटीमीटर एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज दिस, फाइंड इनर डायामीटर ऑफ द ट्यूब। सवाल को पढ़िए और सुनिए, सवाल क्या दिया गया है इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। An air column in a tube closed at one end when vibrating in fundamental mode, मतलब आपको फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी चाहिए किसमें, क्लोज्ड एट वन एंड, तो भैया आपने लिख दिया n बराबर v/4l, ठीक है, इज इन यूनिजन विद द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब इनडायरेक्टली आपको फ्रीक्वेंसी ही दे रखी है, इनडायरेक्टली जाने अनजाने उसने फ्रीक्वेंसी को ही दे रखा है। ओके, और अब यहां पर बोला गया लेंथ ऑफ द पाइप इतनी है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इतनी है, तो इनर डायमीटर, इसका मतलब है कि वो एंड करेक्शन को आपसे कंसीडर करवाना चाहता है। तो आपको क्या लिखना है बेटा, फ्रीक्वेंसी लिख दी 420 बराबर वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है 336 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एल, लेंथ ऑफ द पाइप 19.25 है, तो मैं इसे 0.1925 मीटर लिख लेता हूं, प्लस का एंड करेक्शन तो 0.3 और डी, डायामीटर सवाल में पूछी गई है, इस कैलकुलेशन को करना है और आंसर आपके पास में होगा। तो कैसे करूंगा, 4 से काटूंगा, 4 एकम 4 8 32, 4 चौका 16, यहां पे 4 से यदि मैं और कैलकुलेशन करता हूं थोड़ी सी तो मुझे मिलेगा कितना, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 से काटूंगा 1 0 5, आगे कोई कटने की उम्मीद है क्या, थोड़ी सी उम्मीद और दिख रही है मेरे को 3 से काटने पर, 3 7 21 और 3 आम 3 9, 3 पंजे 15, 7 से काट दो 5 बार, लो बहुत सारा डेटा तो कट ही गया, यहां पे बचा क्या है भाई, बचा क्या है 5 बराबर 1 डिवाइडेड बाई 0.1925 प्लस का 0.3 डी, बोलो यस और नो, डायामीटर निकालनी है और कुछ नहीं करना है, इसको इधर तो 0.1925 प्लस का 0.3 डी बराबर 1/5 आएगा, मतलब मैं लिख सकता हूं उसे 0.2, बोलो सही है क्या भाई, 1/5 आएगा ना, तो 1/5 को मैंने 0.2 लिख दिया। अब इसमें आपके पास में अगला स्टेप देखिए, 0.3 डी बराबर 0.2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, बोलो, तो इसको मान लीजिए 2000 और इसको मान लीजिए 1925, तो कितना बचेगा 75, लेकिन क्या बचेगा 0.075 बचेगा, है ना, 0.075, 2000 1975 1925, तो कितना बचेगा 75 बचेगा, लेकिन कितना बच रहा है 0.075 मीटर में आंसर है। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए तो डी का आंसर कितना आ जाएगा, वैसे मैं देखूं सही बताऊं तो यदि ये सेंटीमीटर में भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था मेरे को, है ना, ज्यादा, ठीक है, अब जो कर लिया, इसको काटोगे तो ये आंसर आएगा 0.3 से 3 25, 025 मीटर, मतलब आंसर इज 0.2 चले जाएंगे तो 2.5 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 2.5 सेंटीमीटर, ये है आंसर आपका डायामीटर का। बोलो, कुछ नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन थी, ऐसे देखने में डरावनी लगती है ये वाली कैलकुलेशन, लेकिन करते चलोगे तो होगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको ऐसा ही डेटा देगा जो आपसे कटेगा, सॉल्व होगा, एक आध जगह ऐसा अटका सकता है, जैसे प्रीवियस सवाल में हमसे अटक गया था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, है ना, लेकिन यहां पर देखो कटते जा रहे हैं, बस काटते चले जाओ, कटते हुए लास्ट में आंसर आ रहा है। अब यहां पे गलती की संभावना जो सबसे अधिक है, सर्वाधिक गलती की संभावना, वो है जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक पॉइंट जरूर खा जाओगे। 0.2 में से 0.1925 आधे लोग तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे, और जो करेंगे उसमें हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखो हर बात हर विद्यार्थी पर लागू नहीं होती है, कुछ विद्यार्थी स्मार्ट होते हैं और वो इनको अच्छे से डील कर पाते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी नहीं कर पाते, तो हमें सबका ध्यान रखना है। तो मैं वही बोल रहा हूं, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के सब्ट्रैक्ट करना, मतलब मैंने लिख दिया 0.2 और पॉइंट के बाद तो चाहिए जितनी जीरो बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, और 0.1975, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो के बाद में पॉइंट यहां आएगा ही आएगा, और यहां आपने 25 लिख दिया, तो 0.
1925 था, तो सॉरी बेटा, एक जीरो और जा रही है क्या फिर मेरी? 0.0025। ओके, तो मतलब मुझे भी ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन इस हिसाब से यदि मैं जाता हूं तो 2.5 सेंटीमीटर की जगह जो डायामीटर आ रही है मेरी, उसका आंसर तो फिर 0.25 निकल गया, 0.25 सेंटीमीटर हो गया। फर्क तो पड़ गया यार आंसर में। आंसर में कोई गड़बड़ी हुई है क्या मेरे से? लेट मी चेक इट आउट अगेन। कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहीं पर है, यहीं पर जो भी पस्त होना है, हारना सीख जीतना यहीं पर है। 0.0075 यदि मैंने माना तो डी बराबर 0.0075 और नीचे बेटा 0.3 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, देखो ऐसी कैलकुलेशन पॉइंट के बाद में नीचे बढ़ जाएंगी 1 2 3 4 जीरो और ऊपर में बढ़ जाएंगी 1 जीरो। 3 से काट लो, ये आएगा 25 और ये जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो आंसर में डी बराबर वही आ रहा है 0.025 मीटर। सो डी बराबर तो 2.5 सेंटीमीटर ही आंसर आ रहा है। आंसर मेरा सही निकला है, लास्ट में आंसर देखो, आंसर मेरा सही निकला है। दो बार मैंने एक की मिस्टेक को दो बार कर दिया और कुछ नहीं। कैसे? यहां एक जीरो को खाया और जब मैंने डिवाइड किया तब एक जीरो को खाया, दो जीरो को खा के आंसर मैच, आंसर मैच, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, मैं बार बार बता रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं, तो आपके सामने ही है सारी की सारी चीजें, यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं। एन एयर कॉलम ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर of a resonating tube is in unison with a tuning fork. If the length is changed to 32.4 centimeter, 5 beats per second are heard. Find the frequency of the fork. ऐसे सवालों में बहुत बार दिक्कत होती है, तो बताओ कैसे करेंगे इस सवाल को। सवाल को देखिए, एक एयर कॉलम है जिसकी लेंथ आपको पहले 32 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखो लेंथ कितनी बदली जा रही है, 32.4, मतलब जो लेंथ में जो परिवर्तन होता है वो भी छोटा सा ही परिवर्तन आपका होता है, इज इन यूनिट। अब देखो यहां पर एक प्रॉब्लम हो रही है, देखो क्या हो रही है आप समझिए। इसमें ये नहीं बोला गया है कि पाइप जो है वो ओपन एट बोथ एंड है या क्लोज एट वन एंड है। जब ट्यूब ये वर्ड बोल दिया है, रेजोनेटिंग ट्यूब, तो आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो उसमें क्या होता है, ऐसे पाइप होती है और नीचे पानी भरा होता है, यस और नो। तो इसका मतलब ये क्लोज एट वन एंड हो जाता है और इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एन बराबर वी बाई 4L ही होगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बिल्कुल। अब सवाल में क्या हो रहा है, सवाल में ये हो रहा है यार, फॉक ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी तो दे ही नहीं रखी है यहां पे, तो फिर कैसे करेंगे? फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ, अच्छा फ्रीक्वेंसी तो फॉक की फाइंड करनी ही है मेरे को, ओके चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जरा ध्यान दो, ये एक सवाल है, सवाल का लेवल अच्छा है। एयर कॉलम ऑफ लेंथ, लेंथ दे रखी है कॉलम की और ट्यूनिंग फॉक के साथ में वो यूनिजन में है। लेंथ को मैंने चेंज कर दिया, 5 बीट्स मुझे सुनाई दे रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास में कि लेट से मेरी पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो है N1 और इस समय लेंथ है L1, ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड V मान लेते हैं। तो मैंने लिख दिया N1 बराबर V बाई 4L1। बोलो कोई परेशानी नहीं। अब मैंने लेंथ को चेंज कर दिया और ये वाली लेंथ है मान लिया L2 और इस समय फ्रीक्वेंसी है N2, तो N2 बराबर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा V बाई 4L2, यस और नो। मैं बोला सही बात है। अब यहां पर यदि मैं देखता हूं तो लेंथ मुझे दे रखी है और N1 N2 मेरे पास में दे रखे होंगे, सॉरी N1 और N2 का डिफरेंस मेरे पास में पता है। तो अब देखो लेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। इससे मैं ये बता रहा हूं कि भैया L2 बड़ा है तो N1 बड़ा होगा। मतलब आपके पास में ये दो डेटा ये हो गया और N1 माइनस N2 का एक डेटा और दे रखा है जो 5 बीट्स है। ये काम की डेटा है, इसके बिना सवाल ही नहीं होंगे, आपसे गलती होंगी। तो अब देखो करते हैं बेटा कैसे होगा। L1 है आपका 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं ऐसा कर लेता हूं क्या कि देखो यहां से यदि देखता हूं तो V का आंसर आप निकालोगे, V बराबर 4N1L1 और यहां से आएगा आपके पास में 4N2L2। बोलो सही है कि गलत? बिल्कुल सही। अब यहां पर आप थोड़ा सा काम कर दीजिए, 4 से 4 काट दीजिए, तो N1 इंटू L1 है आपका 32 बराबर N2 इंटू L2 है 32.4। बोलो सही है क्या?
बिल्कुल सही चल रहा है। अब यहां पर यदि आप देखोगे तो n1 अपॉन n2 का जो आंसर आएगा वो आएगा 32.4 डिवाइडेड बाई 32। बोलो यस और नो। आपने बोला बिल्कुल सही है। अब यदि मैं डिवाइड करता हूं यहां पर तो किस प्रकार से डिवाइड करूंगा? 32 वन जा 32, तो मैं लिखा ठीक है भैया, n1 अपॉन n2 का आंसर आएगा 32 वन जा 32, तो 1 पॉइंट बराबर है, एक जीरो लग जाएगी, 40 हो जाएगा, 32 एकम 32, 8 जीरो हो जाएगा, 32 दुना 64, 6 जीरो हो जाएगा, तो 32 दुना 64, तो 32 एकम 32, तो इतना ही आंसर आ रहा है। तो 1.01 समथिंग आ रहा है या 1.0121 आ रहा है। एक तरीका तो यह है कि मैं इसको पॉइंट में लेके आऊं, तभी मेरे पास में कैलकुलेशन में तो परेशानी होने ही वाली है। क्यों? अब मुझे n1 माइनस n2 भी तो चाहिए। n1 माइनस n2 मेरे पास में 5 दे रखा है, तो अब आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है बेसिकली एंड नथिंग एल्स। अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करना, जिसको आ गया उसका आंसर आ जाएगा और जिससे नहीं हुई उससे प्रॉब्लम होगी। तो एक तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, या फिर मेरे दिमाग में जो चलता है वो ऐसे करूंगा कि भैया n1 अपॉन n2 बराबर 32.4 है और ये 32 है। मैं सिंपल सिंपल एक काम कर लेता हूं, 4 से डिवाइड करता हूं, तो मुझे मिलेगा 4 8 32 और ऊपर मिलेगा 4 8 32, तो 8.1 डिवाइडेड बाई 8, मतलब पॉइंट हटाओगे तो जीरो, तो 81 डिवाइडेड बाई 80। और एक है n1 माइनस n2 बराबर है आपके पास में 5। सो बेटा n1 बराबर आ जाएगा n2 प्लस का 5। ठीक है, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और पुट करना है, मतलब मेरे पास में आएगा n2 प्लस का 5 डिवाइडेड बाई n2 बराबर 81 बाई 80। क्लियर? चलो मल्टीप्लाई करो, आएगा 81 n2 बराबर 80 n2 और प्लस का 48 400। ठीक है, सो यहां से देखो n2 का आंसर आ जाएगा 400 हर्ट्ज। यस और नो? और ये आंसर इतना आने के पश्चात n1 का आंसर आएगा आपके पास में 405 हर्ट्ज। तो n1 का आंसर और n2 का आंसर 400 हर्ट्ज। सवाल ये है कि ये दोनों तो पूछी नहीं है, पूछा क्या गया है? पूछा गया है आपसे व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क। तो फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, n1 वाली या n2 वाली? तो जो n1 है वो आपकी फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि लेंथ बढ़ने पर आपकी फ्रीक्वेंसी कम हुई है, मतलब जो पहली फ्रीक्वेंसी थी वही फ्रीक्वेंसी आपकी किसकी थी, ट्यूनिंग फॉर्क की थी। यस और नो? सो योर करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? देखो आंसर आप 405 और 400 दोनों निकाल के आओगे, गलती यही होगी पहचानने में। तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी आएगी 405 हर्ट्ज। ठीक है, सवाल अच्छा है। ऐसे सवालों में कंफ्यूजन होता है और नहीं कर पाते हैं कई बार हम लोग, कोई बात नहीं, एक सवाल और कर लेते हैं, इसके बाद में हम लोग पैकअप कर लेंगे, है ना। देखो सवाल, सवाल देखो वैसा ही है। Two pipes closed at one end, 51 centimeter, 52 centimeter long, produce 3 beats per second when they are sounded together with their fundamental node. Neglecting end correction, find the velocity of sound of air. ठीक है, तो ये देखो क्या हो रहा है। मैं सिंपल सी बात है, बीट्स दे रखी है तो आप बोल सकते हो यार n1 माइनस n2 बराबर 3 दे रखा है। ठीक है, अब ऐसे सवालों में ध्यान रखना, गलती से माइनस आ भी जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वैसे लेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होनी चाहिए, मतलब मैं सही कर रहा हूं, है ना। तो आपने लिखना है v डिवाइडेड बाई, ओके, टू पाइप्स क्लोज एट वन एंड, मतलब 4l1 माइनस v डिवाइडेड बाई 4l2 बराबर है यहां पर 3। लेंथ देखो किसमें दे रखी है, 51 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर। तो मैं काम कर सकता हूं, पता है क्या, मैं डायरेक्टली मीटर मीटर का झंझट छोड़ता हूं, सेंटीमीटर में सवाल को सॉल्व करता हूं, लेकिन जो भी आंसर आएगा मुझे आइडिया होगा कि किस कैसा आंसर होगा। सो मेरे पास में क्या होगा, 4 कॉमन जाके इधर आ जाएगा, या मैं लिखना चाहूं तो v बाई 4 तो कॉमन आ गया, और देखो अब इसको लिखोगे तो L1 L2 मतलब 51 इंटू 52, और ये आएगा बेटा 52 माइनस का 51 और इक्वल्स टू 3। सो ओवरऑल सॉल्व करने पर मेरे पास में होना ये चाहिए v शुड बी इक्वल्स टू 3 इंटू 4 इंटू 51 इंटू 52 और डिवाइडेड बाई इसका 100 और इसका भी 100। खत्म कहानी, आंसर मेरे को मिल जाएगा। यस और नो? दो दो तो नहीं लगा दिए गलती से, दो ही लगा दिए मैंने लगता है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको एक कर लो।
एक कर लो। क्यों, बताता हूं मैं, समझिए। क्योंकि मेरा यहां पर जो एक बचा है मैंने उसको लिया नहीं है, क्योंकि इस चीज को नहीं पहचानोगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो कैसे, 52 माइनस 51 1 सेंटीमीटर था ना, तो ये इसके नीचे एक 1 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा, मतलब यहां पर एक 1 सेंटीमीटर वाला भी तो था, तो 1 सेंटीमीटर को तो काट लो, तो यहां पर आपके पास में नीचे सिर्फ और सिर्फ 100 ही होना चाहिए। तो v बराबर आएगा 51 इंटू 52 करना है और इंटू 4 तिया 12, तो कितना आएगा आंसर बताओ, कैलकुलेट कर लीजिए। 52 इंटू 51, तो 5 एक 2 5 2 5 6 2 और इंटू है बेटा 4 तिया 12, 2 दूना 4, 1 2 5 10 और 11 13 5 और ये है 2 5 6 2, क्या काफी टेढ़ा आंसर आ गया। 4 3 5 3 8 6 5 11 3, तो आंसर इज 31834 और डिवाइडेड बाई 100, मतलब वेलोसिटी का आंसर मेरे पास में आ रहा है 318.34 मीटर पर सेकेंड। एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि आंसर को क्रॉस चेक जरूर कर लें। 318.34 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको मैंने कहीं ऐसा नहीं है कहीं जल्दबाजी में कहीं एक आध जगह जोड़ते समय कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया हो या ऐसा कुछ गलती यदि मैं कर बैठा हूं तो उसको आप लोग जरूर देख लें और सवाल को कर लें। ठीक है, सो काफी लंबा वैसे लेक्चर हो चुका है। वैसे तो एक और सवाल की स्कोप अभी भी यहां पर मुझे दिखाई देती है, एक सवाल और कर लेते, चलो खत्म करते हैं। लो भाई, एक सवाल और। अब देखो यहां पर है ना, सवाल लिया है मैंने, देखा है सोनोमीटर लिखा है और हमें पता नहीं है क्या है ये, कोई टेंशन नहीं है। आप एक बात ध्यान रखिए, इसमें सवाल में कई बार आपको एक मेल्डेज एक्सपेरिमेंट करके भी आएगा, सोनोमीटर आएगा, कुछ नहीं। आप अपने दिमाग में ये सोचिए कि ये जो सवाल है, ये सवाल दिया गया है किसके लिए, स्ट्रिंग वाला सवाल है। कौन सा सवाल है, स्ट्रिंग वाला सवाल। अब मैंने पहले वही किए थे सारे, उसके बाद सारे पाइप वाले सवाल थे, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि रुक जाते हैं, लेकिन फिर से अब यहाँ पे मिक्स वाले सवाल हैं और कुछ नहीं है, कुछ फिर से स्ट्रिंग के कुछ ऐसा हो सकता है। तो अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर is stretched by a weight of 5 kilogram. The fundamental frequency of vibration is 100 hertz. Determine linear density of the wire. Linear density निकालना है, मतलब आपको म्यू निकालना है, मास पर यूनिट लेंथ। तो आप बताइए क्या करना है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, एन बराबर 1/2L अंडर द रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई म्यू। बोलो क्या करूं अब, यहां पर क्या नहीं गिवन है, क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, वेट गिवन है, मतलब टेंशन निकल सकती है। तो मैं एक काम करता हूं, स्क्वायर कर लेता हूं, एन स्क्वायर बराबर 1/4L स्क्वायर और ये आएगा टी बाई म्यू। इधर उधर एडजस्ट करो जरा सा, तो बेटा यहां पर आएगा म्यू बराबर टी डिवाइडेड बाई 4N स्क्वायर L स्क्वायर। बोलो सही है क्या, यही करूंगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट सिर्फ बचता है, तो म्यू बराबर टेंशन आएगी 5 किलोग्राम इंटू वेट कितना है 10 मान लीजिए। यदि कटने बिटने लायक एडजस्टमेंट होगा तो देखेंगे। फ्रीक्वेंसी 100 इंटू 100 और इंटू बेटा लेंथ है 0.5 और उसका भी स्क्वायर तो 0.5। चलो अब क्या करता हूं, डेटा में 100 से ये दोनों पॉइंट को हटा लो, है ना, और इसके पश्चात 1 5 से 1 5 ये कट जाएगा, 1 5 से 5 दूना 10 कट जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो ये 2 बार कटेगा, तो म्यू बराबर आ गया 1/200। बोलो सही है क्या। थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं, एक जीरो नीचे और एक जीरो ऊपर बढ़ा रहा हूं, तो म्यू बराबर आएगा कितना 5 इंटू 10⁻³ और ये आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर। 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर इज द आंसर। अब वास्तविकता में देखा जाए तो 10 की जगह 9.8 लेना चाहिए था, तो 4.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर आंसर आ सकता है। ठीक है, 4.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर कैन बी द आंसर, बट मैंने 10 लिया है तो 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर आंसर। सिंपल सवाल था, कुछ भी इस सवाल में नहीं था। क्लियर है। सो इसी के साथ में मैंने लगभग आपको 20 सवाल तो वैसे करवाए, लेकिन हर एक सवाल के अंदर बीच में आपने देखा होगा 3 4 4 सवाल भी हिडन थे, तो लगभग नहीं तो 30 सवाल तो मैंने लगभग आज के लेक्चर में आपको आराम से करवा दिए हैं। सारे जो वैरायटी पॉसिबल वैरायटी थी, इसके अलावा हालांकि अब कई लोग इंतजार कर रहे होंगे
कि हम लोगों को वो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले फॉर्मूले तो सर आपने सिखाया, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ सवाल नहीं करवाया, तो उसके लिए मैं बोलूंगा एक बार गो थ्रू द बुकलेट। बुकलेट में आपको वैसे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पर लास्ट में कुछ एग्जांपल्स में वैसे सवाल आपको शायद से मैंने दे रखे होंगे, कोशिश तो मैंने करी थी, है ना। सो इसी के साथ में लेक्चर नंबर 8 आपका यहां पर आता है, और लेक्चर नंबर 8 में आपका वेव्स वाला जो चैप्टर है वो यहां पर पूरी तरह से समाप्त होता है। वैसे देखा जाएगा तो कुछ लेक्चर हमारे पूरे डेढ़ पौने दो घंटे वाले ही लेक्चर 2-3 चले हैं, अदरवाइज फिर वही नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ते थे और कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। सो इसी के साथ में हमारा एक चैप्टर वेव्स इसकी यहां पर समाप्ति की घोषणा हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने सारे न्यूमेरिकल्स यहां पर जितने कर सकते थे उतने न्यूमेरिकल्स को यहां पर कर लिया है। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात होगी फिर से आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए